अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिइज़निल्लाह। अच्छा जी, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसा कि आपको पता है कि एक्सपेक्टेड है कि अनकरीब जो है आई कैप का सारा सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर पे होने वाला है। आई कैप का एग्ज़ाम जो है, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हाँ हम जो है सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करते हुए ख्याल करना होगा। अच्छा, सिर्फ ये लेक्चर नहीं, आगे भी आपको बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे। इनफैक्ट रिसेंट अटेम्प्ट ऑलरेडी समर 2023, विंटर 2022, पूरे पूरे पेपर, एक एक सवाल सब सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और भी आपको आगे क्वेश्चन में नजर आएंगे, कुछ मैंने टेस्ट के सोल्यूशन कराए हुए हैं, वो भी आपको सॉफ्टवेयर में नजर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी हम जरा एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर में कैसे सॉल्व करेंगे। ये स्क्रीन पे आ रहा है आपके सवाल, ये मैं ऑलरेडी हैंडआउट शेयर कर चुका हूँ ग्रुप्स के अंदर, किताब के अंदर ये मौजूद है लास्ट के पेजेस में। जो नया वर्जन है इनके पास किताब का, उसमें अगर आप देखेंगे थ्योरी का जो हैंडआउट है हमारे पास पेज नंबर जिसे कहते हैं ना कि खत्म हो रहा है 854 पे, 855 पे जो हैंडआउट खत्म हो रहा है उसके फौरन बाद ये 856 पे शुरू हो जाएगा। ये 856 पेज नंबर है इनफैक्ट, यहाँ वन लिखा हुआ है। इट इज 856 इन योर बुक, 855 के फौरन बाद। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यार देखें, पहले जैसे बात की थी कि सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस हम आपको क्लास में करा देंगे और आज से वो सेशन शुरू भी होगी और मैंने आपको बताया आगे आपको बहुत सारी जगहों में मिल भी जाएगा। ठीक है। मगर एक बात ध्यान में रहे कि हमारा रजिस्टर जो है ना वो रिप्लेस नहीं होने वाला। रजिस्टर कहीं नहीं जा रहा हमारा। रजिस्टर पहले भी बनता था, अभी बनेगा। रजिस्टर में कोई मसला नहीं है, रजिस्टर को हम आउटडेट नहीं करने वाले, रजिस्टर ऑब्सोलीट नहीं होने वाला। मेरी बात समझ आ रही है कि आप अभी सारा काम रजिस्टर पे करें, जो सॉफ्टवेयर में जितनी प्रैक्टिस दरकार है वो आपको क्लास में करा दी जाएगी, वो आप बेफिक्र हैं। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं मेरी आपसे गुजारिश है कि यार आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है क्या? हाँ, क्या आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है? देखें ज़रा। ये कहाँ गया जी? ये प्रैक्टिस आई कैप का जो है वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ठीक है। आप जब अपना माई अकाउंट वो करते हैं तो इसमें प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से टैब आ रहा होता है। ठीक है। अगर आप अपने उस पर जाएंगे ना, क्या कहते हैं, आई कैप के पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल पे, तो प्रैक्टिस टेस्ट आ रहा होगा। ये प्रैक्टिस टेस्ट हमने डाउनलोड कर लिया है। ये प्लीज़ नहीं किया तो अभी कर लें यार, जो लोग लाइव में हैं और जो लोग रिकॉर्डेड में हैं, दोनों से गुजारिश है कि भैया आप काइंडली इस पे जाएं, लिंक पे जाएं। ठीक है। ये आपने अपना माई जो क्या कहते हैं स्टूडेंट एरिया होता है ना ACCA का, वहाँ पे जाके आपने जो है वो सॉफ्टवेयर पे जाना है, तो आपको ये मिल जाएगा। आप कहें तो मैं दिखा भी दूँ आपको। ये देखें, ये जो है ना मिसाल के तौर पर ये आपने पोर्टल खोला, पोर्टल में ये देखें प्रैक्टिस टेस्ट फॉर C5 MSA। ठीक है। ये देखें, ये सारी मेरा फ़ोन नंबर वगैरह भी आ रहा है जी। और ये आप इसको जो है डाउनलोड कर लें। ठीक है। हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओपन ए न्यू टैब कर दिया और हाउ प्रैक्टिस टेस्ट को भी डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने शायद इसको डाउनलोड कर लिया है। हाँ, मेरे पास ही डाउनलोड हुआ हुआ है ऑलरेडी। ठीक है जी, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और आप लोग इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लें, करें डाउनलोड। हाँ जी, जो लाइव में हजरात हैं उनसे भी गुजारिश है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए, मसला नहीं, क्योंकि जब तक ये डाउनलोड नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा यार। फ़ायदा नहीं है, मतलब इतनी मेहनत करें हम, कर रहे हैं ना। चलें जल्दी से, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। ये आप प्लीज़ आप इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना शुरू होगा। मेरे पास डाउनलोड हो गया है। हाउ टू रन ग्राफ टेस्ट बाद में देखेंगे, डाउनलोड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ टेस्ट ये भी बाद में देखेंगे। अभी ये 26 सितंबर वाला जो अपडेटेड वर्जन है इसको डाउनलोड कर लें। हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट हमने डाउनलोड कर लिया है आई गेस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। बिजनेस फाइनल BFD का हमारे पास यहाँ आ गया। MSA के काफ़ी डेमो अवेलेबल है इनके पास, मगर BFD का भी एक ही है। टैक्स के भी काफ़ी डेमो अवेलेबल है क्योंकि टैक्स हो गया ऑनलाइन। सही है ना। कॉर्पोरेट लॉ के भी काफ़ी डेमो अवेलेबल है, MSA 1 के भी काफ़ी डेमो अवेलेबल है, मगर बाकी पेपर के एक एक डेमो है। तो ये डेमो हमें ID पासवर्ड डालना होगा। मगर पहले आप जल्दी से कर लें यार प्लीज़। डाउनलोड कर लिया, मुझे कंफर्म करेंगे चैट के थ्रू। जी कर रहे हैं ना, क्या नाम है, डाउनलोड। जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है प्लीज़ यार ये कर लें, साथ साथ कर लें। देखें, ऐसा ना करें। ठीक है, मैं रुक गया हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ मैं, ताकि ये कि आपकी वीडियो लंबी ना हो। शाबाश शाबाश, ज़बरदस्त, जल्दी से करें डाउनलोड, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वरना फ़ायदा नहीं होगा ना यार, मुझे सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करानी है। अब मैं ये काम वैसे आप खुद भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस, मगर नहीं यार, हम आपको कराते हैं, आप साथ साथ चलेंगे। देखना नहीं है, साथ साथ परफॉर्म भी करना है, ताकि आपको इसके प्लस और माइनस साथ साथ पता चल जाए। मुझे तो खैर अलहमदिल्ला काफ़ी तजुर्बा है, क्योंकि MSA 2 हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया और मैं MSA 2 भी पढ़ा रहा होता हूँ। तो ऑलरेडी जो है सॉफ्टवेयर पे काफ़ी अल्लाह का शुक्र है हैंडल है, और कुछ BFD के भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ऑलरेडी हुए हुए।
सॉफ्टवेयर पे, बट आप लोगों के लिए नया है तो इट्स बेटर कि इसका फ्लेवर मिल जाए। चले, ये 2 मिनट और दे रहे हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। देखें, कोई मसला नहीं है, जिस लैपटॉप से मैं क्लास ले रहा हूँ ना उसी लैपटॉप में मेरे पास सॉफ्टवेयर है, उसी लैपटॉप पे जूम भी चल रहा है मेरा। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उसी लैपटॉप पे कर सकते हैं। iCAP का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में, फिर सॉफ्टवेयर अपना चलता रहेगा, बाकी आपकी फंक्शन अलग चलते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये मेरे पास हो गया डाउनलोड। अब मैं ज़रा इसको WinRAR कर लेता हूँ। 1 मिनट रुकेंगे, ये मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इसको, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अभी तक हमने आराम से ये बात की कि iCAP का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। iCAP का सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलता है, ये हमने वेबसाइट देख ली थी। ठीक है, जहाँ से iCAP का सॉफ्टवेयर मिलता है। सही, हमारे जो एरिया है माई प्रोफाइल वाला iCAP के, उसमें हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। और हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, और दूसरी स्क्रीन पर भी मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो रहा है फाइनली। तो बस जो है ना चीज़ें फिर हम स्ट्रीमलाइन करने जा रहे हैं। ये अभी तक बाकी है हमारी। अच्छा जी, ये देखें, ये ज़रा मेरे पास हो गया है डाउनलोड। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट ये कर रहा हूँ। असेसमेंट मास्टर पे क्लिक करूँगा, सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास वो फाइल मौजूद है जहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट कैसे रन होता है वो ऑलरेडी आ रहा है मेरे पास। ठीक है जी। अच्छा जी, अब iCAP का सॉफ्टवेयर आपके सामने विजिबल है। हमने आईडी पासवर्ड डाल दिया था, आईडी पासवर्ड मैंने आपको पहले दिखा दिया था, ये रहा यहाँ पे मौजूद। BFD डेमो आईडी थी, CFAP $123 पासवर्ड था। और ये हमने ये यहाँ पे क्लिक किया था असेसमेंट मास्टर पे, इस वाली जगह पे, तो हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर की शक्ल हमारे सामने आ गई। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रही है। हम इसको जो है वो 1 पे ले जाते हैं, पेज नंबर। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू ये है कि ये भी थोड़ा समझ लें, थोड़ा सा एक मसला है, थोड़ा सा हमें अलाइनमेंट देखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, और उसके बाद सीधे आप आपको सॉल्व करना होता है। ये आपको सॉल्व करने का डब्बा है, एक्सेल बेस में आप जो है काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने जा रहा हूँ, कि आप एक्सेल पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसके कोई मायने नहीं है। आपका जो सोल्यूशन माना जाएगा वो इस डब्बे में जो आप पुट करेंगे वो माना जाएगा। आप एक्सेल पे सारी वर्किंग कर लें और डब्बे में कुछ ना पुट करें, आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा, 0 मार्क मिलेगा। ठीक है, इसका हमें ख्याल करना है, इसकी थोड़ी सेटिंग सही करनी होगी। अच्छा, ये भी ना 2020 का पेपर इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्या लगाया हुआ है, 2020 का पेपर लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पेपर में एज्यूम करें कि हम जब पेपर देने जाएंगे तो हमारा पेपर उल्टे हाथ पे होगा। अभी तो 2020 का पेपर है, मगर वहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअल पेपर होगा। तो आप वो बोलेंगे सर ये 2020 का सवाल तो नहीं हम सॉल्व कर रहे हैं, विंटर हम तो कैफ का 2020 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, हम अलाइनमेंट करके रख रहे हैं, यानी कि हम इसको ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, सॉल्व हम इस डब्बे में ही करेंगे, इन डब्बों में ही करेंगे सॉल्व, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे प्रेमिसेस अवेलेबल है। अगर हम सवाल रेफर करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को देखें, यानी कि सवाल हमारा यहाँ से रेफर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी सॉफ्टवेयर में इतना प्रोविजन नहीं है कि मैं इस सवाल को इन कर सकूँ, मगर सॉल्व हम यहाँ करेंगे। आप मेरा पॉइंट समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि सोल्यूशन हमारा एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे होगा, ताकि हमें पता चले कि इसके प्लस माइनस क्या चाहिए। एक्सेल जो देखने को मिल रहा है, ये दिखने को एक्सेल है, पूरा एक्सेल नहीं है। कुछ फीचर्स के एक्सेल के अवेलेबल है, कुछ फीचर अवेलेबल नहीं है। तो जो लिमिटेड फीचर अवेलेबल है उसी में हमें खेलना होगा, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैलकुलेशन आई थिंक थोड़ा मुश्किल होती है, सॉफ्टवेयर में थ्योरी लिखना आसान होती है, बट स्टिल हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। मैंने आपको बताया काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी इस पर प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और अभी भी आपके सामने एक लाइव क्लास में काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, तो मैं रिपीट करता हूँ, दिस इज अवर क्वेश्चन विच वी आर फॉलोइंग एंड वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अवर सॉफ्टवेयर। ये स्पेस मैं चाहूँ तो इसको यूटिलाइज यूँ कर सकता हूँ, ये स्पेस बड़ी हो जाएगी, मगर मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि पेपर में भी मुझे जाहिर सी बात है एग्जाम में भी इसी तरह के हालात में ही इन्हीं इसी लिमिटेड स्पेस में ही सॉल्व करना होगा, तो मैं इस स्पेस को नहीं छेड़ रहा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट से ये सवाल है और मुझे सवाल देके ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये हमारा वन नोट वाला तरीका है। वन नोट वाले तरीके में भी आपको याद होगा, यहाँ सवाल होता है और यहाँ मैं वन नोट पे कर रहा हूँ, सिर्फ वन नोट रिप्लेस हो गया सॉफ्टवेयर से। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं जी, सवाल हम पढ़ने जाएंगे। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं जी, क्या कह रहे हैं। assuming by using net present value NPV method recommend the best course of action to the management of AL। 20 मार्क का सवाल आया हुआ है, आपने रिकमेंड करना है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है जी, अब बात समझ आ रही है। अब रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है, 20 मार्क में कह रहा है एनपीवी मेथड से हमने काम करना है। सवाल पढ़ेंगे एल्युमिनियम लिमिटेड। अच्छा, एक मसला है इस सॉफ्टवेयर में, इशू ये है कि आप कुछ हाईलाइट नहीं कर सकते, और आई थिंक कुछ कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे ना मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करना चाहूँ, तो ये एक मसला है कि यहाँ से ना कॉपी पेस्ट हो सकता है। ठीक है, पहले कुछ वर्जन में हो रहा था, मगर अभी रिसेंटली डेवलपमेंट आई है कि ये नहीं हो पा रहा कॉपी पेस्ट। ठीक है, दूसरा ये कि हाईलाइटिंग वाइलाइटिंग भी पॉसिबल नहीं है, तो ये थोड़ा सा इशू है कि आपको डेटा बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम डेटा बनाते ना,
पहले ये अलाउ कर रहा था मगर अब अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट जीएच विच रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ सिंगल रॉ मटेरियल पीक्यूआर। हमारे प्रोडक्ट का नाम है जीएच, जिसमें रॉ मटेरियल लगता है पीक्यूआर। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीक्यूआर इज करंटली आउटसोर्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एक्सपायरिंग शॉर्टली। हम ये क्या करते हैं जी, मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट जीएच जिसमें एक रॉ मटेरियल लगता है पीक्यूआर, ठीक है। अभी हमने आउटसोर्स किया हुआ है। आउटसोर्स का मतलब क्या है कि हम बाजार से परचेज करते हैं पीक्यूआर। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा फिनिश प्रोडक्ट है जीएच, ये आपको याद आ रहा होगा कि हमारा तरीकेकार ये होता है कि हम डेटा बनाते हैं। याद आ रही है बात आपको? हम डेटा बनाते हैं। तो फिनिश गुड है पी क्यू जी एच, सॉरी सॉरी जी एच, क्योंकि ये हमारा मेन आंसर का वो होता है डब्बा, इसलिए हम यहाँ पे सारे काम करेंगे। और जो रॉ मटेरियल लग रहा है पी क्यू आर, जो कि क्या हो रहा है, आउटसोर्स हो रहा है। आउटसोर्स का मतलब है बाजार से परचेज हो रहा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सवाल देखिएगा, बड़ा मजेदार सवाल है। द मैनेजमेंट ऑफ एल has decided to set up in-house manufacturing facility for the production of PQR instead of renewing the existing contract of supply of on its expiry. In respect, the following proposal at current prices have been forwarded for evaluation. मुझे एक बात का जवाब दें, अगर आप बाजार से नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, खुद बनाएंगे तो क्या फायदा होगा, सेल बढ़ जाएगी। जवाब दें। हाँ, क्या सेल बढ़ जाएगी? नहीं, नहीं। अगर आप खुद बनाएंगे रॉ मटेरियल को तो बाजार से परचेज नहीं करना होगा। तो आपको कह सकते हैं बिल्कुल सही, कॉस्ट सेव हो जाएगी। जो परचेज कॉस्ट है सेव हो जाएगी। जब मैं इन हाउस प्रोड्यूस करूंगा तो कोई सेल नहीं बढ़ेगी, मगर मेरी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो बच जाएगी, बच जाएगी। क्या मैं कह सकता हूँ ऐसे? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पी क्यू आर, सेविंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। करंट प्राइसेस का मतलब क्या होता है? करंट प्राइसेस का वर्ड आगे भी आया हुआ है। एक दफा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का टॉपिक हम बहुत आगे आगे पढ़ेंगे, वहां भी करंट प्राइसेस का वर्ड आया हुआ है। प्रपोजल वन, प्रपोजल टू। प्रपोजल वन, परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग सेटअप कॉस्ट 3500,000 एंड 5 मिलियन, यूजफुल लाइफ 3 years एंड 5 years। रेसिडुअल वैल्यू का नोट देखना पड़ेगा, नील और 1 मिलियन। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स है, 9,000 यूनिट्स है। प्रोडक्शन कैपेसिटी में से ज्यादा काम नहीं हो सकता। प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट 90,000 पर मंथ एंड 70,000 पर मंथ। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 1380,000 एंड 1200,000। Note, under proposal 1, carrying out a major overhaul at a cost of 300,000 at current price level at the end of year 2, useful life and residual value of the plant would increase to 5 years and 500,000 respectively. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं प्रपोजल 1 में परचेज करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या प्लांट तो 35 लाख रुपए का पड़ेगा। प्रपोजल 2 में 50 लाख का पड़ेगा। मगर प्रपोजल 1 की लाइफ सिर्फ 3 साल है, प्रपोजल 2 की लाइफ 5 साल है। प्रपोजल 1 में स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, प्रपोजल 2 में रेसिडुअल वैल्यू है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रपोजल 1 की ज्यादा है, 10,000 यूनिट्स है, प्रपोजल 2 की कम है। प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट जो है प्रपोजल 1 की ज्यादा है, 90,000 पर मंथ। हमें एनुअल बेस पे काम करना होता है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलिएगा। और ये 70,000 पर मंथ, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 1380, 1200। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि करंट प्राइस लेवल है। करंट प्राइस लेवल का मतलब है कि इस पे इन्फ्लेशन का एक पैनी भी, इन्फ्लेशन का एक पैनी भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ हुआ, नहीं हुआ हुआ। ठीक है जी। प्रपोजल 1 में नोट क्या है जी, ओवरऑल कराएंगे 13 लाख रुपए की, अगेन एट करंट प्राइस लेवल। करंट करंट लगा रहे हैं बार बार आपको ये। एट करंट प्राइस लेवल एट द एंड ऑफ ईयर 2, यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट वुड इंक्रीज टू 5 years एंड 500,000 एट करंट प्राइस लेवल रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो ये इन्होंने बता दी कहानी आपको पहले से ही। Other information, existing demand of GH is 7,500 unit, which is expected to increase by 5% every year. In case of any shortage PQR, it would be purchased from the market at a price of 550 at current prices. अगर आपको कोई शॉर्टेज होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप मार्केट से इसको खरीद सकते हो 550 रुपए के हिसाब से।
Variable cost of production at current price under proposal 1 and proposal 2 are 400 per unit and 380 per unit respectively. Depreciation would be charged on a straight line basis. Accounting depreciation is assumed to be same as tax depreciation. इसका मतलब है कोई आपको परेशानी की बात नहीं, जो डेप्रिसिएशन आप स्ट्रेट लाइन पे मानोगे वही अकाउंटिंग भी है, वही टैक्स भी है, वही इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा. इन्फ्लेशन रेट 6% है, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम ईयर 1. अच्छा, साफ साफ लिख दिया इन्फ्लेशन ईयर 1 से है. वो मसला खत्म हो गया कि इन्फ्लेट ईयर 1 से करें या 2 से करें, वो मसला खत्म हो गया. आगे क्या कह रहे हैं कि आगे हमसे कह रहे हैं कि applicable tax rate is 30% and pay in the year in which tax liability arises. Cost of capital 14%. Discount rate 14% है. Assume that the except otherwise stated all cash flow arise at the end of the year. By using net present value method, recommend the best course of action to the management of AL. Proposal 1, proposal 2 का एक साथ काम करें या अलग अलग काम करें, पहले तो मुझे ये बता दें. सॉफ्टवेयर की बात बाद में करेंगे, पहले मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है. प्रपोजल 1 और 2 का काम एक साथ करना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए? जवाब दीजिए, शाबाश. क्या कहते हैं? ऑल फिगर्स एट करंट प्राइस लेवल, ये लिख लें जी. जो लोग लाइव में मौजूद हैं उनसे सवाल है, जो लोग रिकॉर्डिंग में वो भी अपने आपसे सवाल करें. बिल्कुल सही, अलग अलग. शाहरुख सही कह रहे हैं आप, अलग अलग ज्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, सही है. तो मेरे ख्याल से हमें अलग अलग ही करना चाहिए. ठीक है, सही सोच रहे हैं आप भी. और अलग अलग करने के लिए पहले प्रपोजल 1 कर लेते हैं, फिर 2 कर लेते हैं. अच्छा, एक मसला है यहाँ पे, कैपेसिटी 10,000 है और अभी क्या कहता है, अभी डिमांड है 7500 यूनिट जो कि बढ़ रही है 5% से. अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं. पहले प्रपोजल 1 सॉल्व करें, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ प्रपोजल 1 की, कि मैंने कहा पहले प्रपोजल 1 सॉल्व करें. सॉफ्टवेयर में कैसे सॉल्व करें बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना है. अच्छा जी, कुछ काम एक्सेल पे कर सकते हैं हम. डिमांड हमें पता है, इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो बंद कर देते हैं. तो क्या बात हो रही थी? डिमांड. सिर्फ बड़ी आसानी भी होगी, सॉफ्टवेयर से कुछ आसानियां भी होगी. ये नहीं कि सिर्फ नुकसान ही हुआ है, फायदा भी हुआ है. डिमांड कितनी है अभी? 7500 है. कहीं लिखा हुआ था? ये रहा 7500. मिला भाई सबको? और ये बढ़ रही है 6% से. 1.06 से मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ भाई, ऐसा नहीं है बिल्कुल एक्सेल नहीं चलता. 1. कितने 5%, सॉरी सॉरी 5% से एक्सेल बिल्कुल नहीं चलता, ऐसा नहीं है. मगर ये कि कुछ फीचर लॉक है. जैसे F2 नहीं दबता यहाँ पे. मैं F2 दबा रहा हूँ ना, तो पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा. F2 नहीं दब रहा है इसमें, तो आपको यहाँ इस बार फॉर्मूला बार पे जाके प्रेस करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये एक आपने कॉपी कर लिया. अब ये अगले साल की डिमांड कितनी होगी? इस साल की डिमांड 1.05 से मल्टीप्लाई करके आ रही है, देख रहे हैं आप, गौर से देख रहे हैं. तो अगले साल की डिमांड कैसे निकलेगी? अगले साल की डिमांड ऐसे निकलेगी, क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू दिस इनटू 1.05, एक्सेल का फॉर्मूला, फिर अगेन इनटू 1.05, फिर 1.05, फिर 1.05. मसला ये है कि अभी यूनिट्स डेसिमल में आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है. आप एक काम करें, वापस से कॉपी कर लें 7500 7875. मैं क्यों करवा रहा हूँ कॉपी? ताकि वो राउंडिंग ऑफ का मसला खत्म हो जाए. अगर आप राउंड करोगे भी तो डेसिमल को से छुपा देगा. तो क्या मैं ऐसे कह दूं कि 8268 हो जाएगा ये? क्योंकि वो यूनिट अधूरा तो नहीं बनेगा ना भाई. यूनिट पूरा तो अधूरा तो नहीं बनेगा ना. 8682 9116 9572. ठीक है जी, बात समझ आई. कंट्रोल एस करेंगे, ये देखें ये आ जाएगा. तो कंट्रोल एस भी नहीं करना आपने. तो डिमांड हम ये वाली ले लेते हैं, सही वाली डिमांड. इसको बोल्ड कर लेते हैं. बोल्ड का मतलब है कि ये बिल्कुल फाइनल हो गया. इसको आप कहेंगे कॉमे का है, कॉमे आ जाएंगे. ये मैंने जानबूझ के ओवरराइड किया है क्योंकि ऊपर डेसिमल में आ रहा था, तो वो मुनासिब नहीं है यूनिट्स. अच्छा, अब क्या करें भाई? अब मुझे एक बात बताएं, अब इसमें कैश फ्लोज क्या क्या है? अच्छा देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो जो कॉस्ट हमारे पहले से आ रही थी ना, वो हमें नहीं बताई, तो उसको छोड़ दें. अभी देखें अभी क्या कॉस्ट है आपकी. अभी आपकी कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? अभी आपकी कॉस्ट में वो कह रहे हैं कि भाई इसकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 400 रुपये प्रपोजल 1 में. करंट प्राइस है, लेकिन करंट करंट बार बार आ रहा है. करंट लगाने का आपको ये, अगर आप इसको सही तरह इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, प्रपोजल 2 में कॉस्ट है 380. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट से. क्या ख्याल है? अगेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5. सही है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं. वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा वो जीरो भी होना चाहिए ना, 80 पे पैसे की इन्वेस्टमेंट हुई है.
वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा जी, सोचें जरा। अच्छा ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेल में जो काम हो रहा है ऊपर कॉपी करना पड़ेगा, अगर आपने ऊपर कॉपी नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया ऊपर, ये दिखा भी देता हूँ, अलाइनमेंट ये खुद कर देगा। अच्छा इसको उड़ा देते हैं, इस लाइन की में जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने नीचे सही वाला लिख दिया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया, ठीक है। और रो रो पूरी डिलीट करनी है, उसके लिए ये कुछ यहाँ पे दे रहा है, इंसर्ट कॉलम, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट रो। देख रहे हैं खुद ही ये ऑटो फिट कर रहा है, आपको परेशानी की बात नहीं है आपके लिए। कॉमे अभी रहने दें, कॉमे एक साथ लगा देंगे बाद में। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी, कितने रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, पहले इस बात को समझिएगा प्लीज। वेरिएबल कॉस्ट है प्रपोजल 1 में 400 रुपए की, मगर ये 1 यूनिट की है। कितने यूनिट, अच्छा एक कैपेसिटी है आपके पास, क्या कैपेसिटी है, आउटसाइड परचेज तो नहीं करना पड़ेगा, क्या मार्केट से परचेज तो नहीं करना पड़ेगा, क्या इतने यूनिट हम हैं हमारे पास, कैपेसिटी कितनी थी भाई, 10,000 यूनिट की है, क्या मैं 10,000 यूनिट बना सकता हूँ, 10,000 यूनिट बना सकता हूँ, क्या 10,000 के अंदर अंदर है, यस। तो मार्केट से कुछ नहीं खरीदना, मार्केट से कुछ नहीं खरीदना, मार्केट से कुछ नहीं खरीदना, कुछ भी नहीं खरीदना, या कुछ भी नहीं खरीदना, तो मैं चाहूँ तो इसको हटा भी दूँ। आप समझ रहे हैं, हर चीज 10,000 यूनिट के अंदर है, मगर अगले वाले प्रपोजल में एक प्रॉब्लम आने का है, क्योंकि अगले वाले प्रपोजल में 9,000 यूनिट की कैपेसिटी है, तो वहां पे आपको शायद कुछ यूनिट के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क का सवाल है, ठीक है कैप लेवल का सवाल है, मगर बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, इस तरह का सवाल मैं बीएफडी के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफी टाइम से। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 400 रुपए 1 यूनिट की है, मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, तो 400। अच्छा 400 पे इन्फ्लेट लगा लें, हाँ इन्फ्लेट ईयर जीरो, इन्फ्लेशन ईयर जीरो से ईयर वन से लगना था, ईयर जीरो वाली फिगर गिवन है तो ईयर वन से इन्फ्लेशन लगना चाहिए, ये इसको 400 से 1.06 से मल्टीप्लाई किया, मेरी कैलकुलेशन नजर आ रही है ना आपको यार, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया मजीद 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 यूनिट्स, ये वाले यूनिट्स, ठीक है। अब ये कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई बात नहीं, 333,9,000, अभी कॉमे एक साथ लिख लेंगे। अब यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, इधर इथे क्या फॉर्मूला लगेगा, इथे। अच्छा एक और काम भी कर लें, 1.06 की पावर 1 लगा दूं मैं, क्योंकि यहाँ पावर 2 लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि 1.06 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या मैं फॉर्मूले का ऊंधा इस्तेमाल करूं, 1.06 की पावर 1, दिस वाला 1। अब आप देखें अगली वाली फिगर खुद ही आएगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, खुद ही फिगर आ गई, 371596 ये राउंड हो जाएगा अभी। ये क्या किया मैंने, आप चेक भी कर लो, आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर लो, कि अगर मैं 400 को, ऐसे ही मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं 400 को मल्टीप्लाई करूँ 1.06 की पावर 2 से, और फिर मल्टीप्लाई करूँ पावर 2 इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब है बार बार बढ़े जाएगी, 2 साल बाद की फिगर फिर 2 बार इन्फ्लेट लगा होगा, इंटू दिस 8268, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने 400 लिया, उसको 1.06 से मल्टीप्लाई किया, पावर 2 रखी, क्योंकि 2 बार इन्फ्लेट होगा, ये 2 की बात हो रही है, और मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट से, आंसर एग्जैक्ट डिट्टो मैच कर रहा है जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बना दिया था। तो बेहतर है कि पेपर में कोशिश करें एक दफा ना, अगर फॉर्मूला बन जाए तो जिंदगी आसान है, इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया और ड्रैग कर दिया, तो कॉपी किया और ड्रैग कर दिया। अच्छा इसमें ऑल्ट ओसीए नहीं लगता, ऑल्ट ओसीए याद है किसी को, ये बड़ा यूज होता है एक्सेल में, ऑल्ट ओसीए, ये इसमें शॉर्टकट नहीं लगता भाई, कुछ शॉर्टकट नहीं लगेंगे वो आपको नजर आ जाएंगे अभी, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, ये अभी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर अभी टेंशन हो रही है तो अभी मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। इसके कॉमे वॉमे में यहाँ से चले जाओ आप नंबर में, ये क्लिक कर दो, और कोई बात नहीं नंबर में जाके इसको डेसिमल से कम कर दें आप, ये देख, ये देख, सही है। इसका शॉर्टकट भी मैं आगे आगे वीडियो में किसी में सिखा दूंगा, अभी पहले नॉर्मल तरीका समझ लो। ठीक है बात समझ आ रही है, क्लियर है बात, इट इज फाइन। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कॉस्ट ले ली, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और अच्छा वेरिएबल कॉस्ट नेगेटिव में होनी चाहिए ना, जो कॉस्ट है, कॉस्ट नेगेटिव में होनी चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं, या माइनस का साइन लगा देते हैं ताकि परेशानी ना हो।
ठीक है, थोड़ा सा ये आउट हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हमने सही कर लिया। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, और कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट के अलावा कोई और कॉस्ट नजर आ रही है आपको? सेविंग को छोड़ दे, सेविंग तो दोनों प्रपोजल में आएगी ना, चाहे मैं प्रपोजल 1 पे जाऊं या 2 पे जाऊं, मेरी बात समझ रहे हैं? सेविंग तो दोनों में आएगी। ये यूनिट्स तो पहले भी बन रहे, बाजार से परचेज हो रहे थे, ठीक है, अभी भी बाजार से, अब जो है हमारे इन हाउस से लेंगे, मगर दोनों प्रपोजल में अब ये इन हाउस ही जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो ना पहले प्रपोजल में बाजार से खरीदने की जरूरत है, ना दूसरे प्रपोजल में बाजार से खरीदने की जरूरत है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एज सेविंग ले लूँ, मगर फायदा नहीं है मेरे ख्याल से सेविंग लेकर यार। सेविंग लेके कोई खास फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो दोनों प्रपोजल में सेम फिगर आ रही होगी, हमारी डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट के बाद और कौन सी कॉस्ट थी भाई? परचेज कॉस्ट अभी नहीं लिख सकते, परचेज कॉस्ट अभी नहीं लिख सकते, यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए करते हैं, अभी बात करते हैं। प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट पे आ जाए जल्दी से। प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट का फॉर्मूला बता दें क्या होगा। प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट देखें, एक्सेल यूज करना में आता है, बुरा एक्सेल नहीं है ये, ठीक है, लिमिटेड एक्सेल है मगर बुरा एक्सेल नहीं है। प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट क्या करेंगे, कितने की प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट? 90,000 एक महीने की है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक काम और भी करेंगे, बताएं क्या करेंगे? एक काम और भी करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक काम और भी करना पड़ेगा, बताएं, सोचें, जवाब दें यार, प्लीज पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ये क्योंकि करंट लेवल पे ऊपर हेडिंग आ गई, करंट प्राइसेस, ईयर जीरो प्राइसेस, और आप ये ईयर वन की फिगर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ईयर वन का फिगर मतलब होता है एंड ऑफ ईयर वन, ईयर वन का मतलब होता है आखिर, साल का आखिर। बिल्कुल सही कहा आराम आपने, 1.06 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल 1.06 की पावर वन, क्योंकि इन्फ्लेशन अगेन मैंने ऐसे बताया कि पावर ये लगा देंगे, यहाँ से लगा देंगे, फॉर्मूला आपका तगड़ा बन जाएगा, आगे का मसला नहीं है। ये कॉपी करें, आगे ड्रैग कर, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मेट पेस्टर, फॉर्मेट प्रिंटर देखा है आपने? एक चीज होती है फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर पढ़ा है आपने, देखा है आपने? ये भी चल नहीं रहा फॉर्मेट में है। चलो खैर, फॉर्मेट प्रिंटर भी चल नहीं रहा, हम अभी आगे जाके एक साथ करते हैं। हो गया भाई फॉर्मेट प्रिंटर, आपने देखा ये क्या किया, कंट्रोल जी चलता है भाई इसमें, शुक्र है, वरना कंट्रोल जी नहीं चलता जिंदगी खराब हो जाती है भाई हमारी। ये देखें फॉर्मेट प्रिंटर चल रहा है, आपने इसको एक दो तरीके से कर लिया, मुनासिब कर लिया, अब आप इसको क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करके यहाँ ले जाए। ये देखें, इसने खुद ही इंसान बना दिया, खुद ही ठीक कर दिया। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको आनी ही चाहिए। ये मैं आगे भी अभी फॉर्मेट प्रिंटर से आपको बताऊंगा बातें। प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट लिख दी, अब और कौन सी कॉस्ट है यार? ये रो चाहे तो आप चाहिए, इसमें वो वाले शॉर्टकट नहीं चलते रो डिलीट करने के, इसमें रो डिलीट करने के लिए आपको ये डिलीट यहाँ से करना पड़ेगा, डिलीट इंटायर रो, ठीक है, ये हो गई डिलीट। अच्छा, प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट के बाद क्या था हमारे पास? एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये डालने जल्दी से। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा ये? देखो सवाल मैंने तगड़ा उठाया है जानबूझ के, ताकि ये ना हो कि आपको लगे कि यार टाइम ज़ाया हो रहा है। आपका तगड़ा सवाल भी चल रहा है अब एक तरफ, और दूसरी तरफ आपका सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस भी चल रही है, ठीक है, दोनों काम एक साथ करा रहे हैं। 1380 अगेन इसमें करंट लिखा हुआ है, अगेन 1.06 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलिएगा, 1380,000 इंटू 1.06 की पावर दिस। मैं ये इसलिए करूँ क्योंकि खुद ब खुद फिर ये आगे जाके जब कॉपी होगा, खुद ब खुद आप समझ रहे हैं। अच्छा, माइनस का साइन नहीं लगाया हमने, माइनस का साइन लगाना है क्योंकि कॉस्ट है। जब ये कॉपी होगा तो एज इट इज आगे जो है चला जाएगा, देखना एज इट इज आगे पावर 2 हो गया यहाँ पे खुद, फिर ये इधर जाके खुद फॉर्मूले पावर 3 हो गया। मेरी बात समझ आ रही है भाई? गड़बड़ तो नहीं हो रही है? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जिंदगी आसान भी होगी आपकी, परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, मैं अभी मुनासिब कर दूंगा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट के अलावा और कौन सी कॉस्ट है। आप अभी एक साथ मुनासिब करना चाहो एक साथ कर लो, अगर आपको उलझन हो रही है तो मैं अभी मुनासिब कर देता हूँ, वरना आप एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने चलो अलग अलग कर दिया ताकि परेशानी ना हो। अच्छा, और कौन सी कॉस्ट है? डेप्रिसिएशन पे आ जाएं, डेप्रिसिएशन पे आ जाएं। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी भाई? साइड में वर्किंग कर लेते हैं इसकी। कॉस्ट कितनी है? हाँ जी, कॉस्ट कितनी है? 35,000। रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे, और रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो लाइफ कितनी है?
डेप्रिसिएशन तो यार बड़ी आसान है, शुरू की डेप्रिसिएशन तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं ना। 5 मिलियन डेप्रिसिएशन माइनस में लिखेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि एक्सपेंस है, कॉस्ट है। अच्छा 2 साल बाद ओवरऑलिंग हो रही थी, याद आ रही है बात आपको? 2 साल बाद ओवरऑलिंग हो रही थी, याद आ रही है बात आपको भाई? अब ओवरऑलिंग आ गई तो क्या होगा, गेम चेंज होगा। ओवरऑलिंग आएगी तो गेम चेंज होगा, ये देख लें, इंपॉर्टेंट है। ओवरऑलिंग पेपर में आपके 2019 में सवाल भी आई है, रेड लिमिटेड, तो वहां भी ओवरऑलिंग का कॉन्सेप्ट आया हुआ है 2019 में। बेटर यहाँ समझ लें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ओवरऑलिंग के बारे में क्या कह रहे हैं, ट्रेंड ऑफ ईयर 2, मेजर ओवरऑल होती 13 लाख रुपए की। अच्छा ओवरऑलिंग का ट्रीटमेंट ये होता है कि जब ओवरऑलिंग हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट लेते हैं, इसमें से लेस करते हैं एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितनी लेस करेंगे, 2 सालों, तो हमारे पास आ जाएगी WDV। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? 5 मिलियन तुमने डिवाइड बाई 3 किया, 35 मिनट को करना है ना डिवाइड बाई 3। सॉरी गलती हो गई, 35 मिनट को प्रपोजल 2 की फिगर लेगी, सॉरी। ठीक है, नेटबुक वैल्यू देखें, चल रहा है पूरा, मैंने जो लिंक लगाया हुआ था चल रहा है। WDV आ गई, WDV है ईयर 2, कितनी आ रही है, इसको अंडरलाइन कर लिया हमने। ठीक है, अब इसमें ओवरऑलिंग ऐड करेंगे, कितनी ओवरऑलिंग ऐड करेंगे, प्लीज गौर से देखिएगा। ओवरऑलिंग हमारी लाइफ बढ़ा रही है तो कैपिटलाइज होनी चाहिए, जी बिल्कुल कैपिटलाइज होनी चाहिए, लाइफ बढ़ा रही है, कैपिटलाइज होनी चाहिए। कितनी कैपिटलाइज करेंगे, 13 लाख नहीं करेंगे, 13 लाख करंट प्राइस लेवल पे, करंट लिखा हुआ है, क्या करेंगे भाई, नीचे इन्फ्लेशन का रेट दिया हुआ है, 6% इन्फ्लेशन का रेट दिया हुआ है, तो क्या करें जी, 13 लाख। 1.06 की पावर 2, फॉर्मूला इजिकल टू नहीं लगा, 1460680, देख रहे हैं आप? अब आपके पास रिवाइज्ड एक नई एसेट की नई जिंदगी शुरू हो गई है, एसेट का नया फिगर आ गया, रिवाइज वैल्यू एसेट की कितनी आ गई, ये भी इसको मुनासिब भी कर लेंगे, मसला नहीं है। अब ये रिवाइज वैल्यू जो आई है, इसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी हो गई है बताएं, यूजफुल लाइफ बढ़ गई ना, 5 साल में से, सॉरी 3 साल में से 2 साल गुजरे हैं, और ये लाइफ बढ़ा के 5 साल तक ले जाएगा, तो मैं डिवाइड बाय 5 करूँ या डिवाइड बाय 3 करूँ, जवाब दें। डिवाइड बाय 5 करूँ या डिवाइड बाय 3 करूँ, डिवाइड बाय 5 या डिवाइड बाय 3? नहीं, 2 साल तो गुजर गए ना, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग रिमेनिंग टोटल 5 तक पहुंच जाएगा। अप टू 5 का मतलब होता है इंक्रीज टू 5, मतलब 5 तक तक, डिवाइड बाय 3। 87582। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ओवरऑलिंग की फिगर सही ली हमने। अच्छा इसमें रेसिडुअल वैल्यू भी आ गई है ना यार। अच्छा रेसिडुअल वैल्यू के बारे में आप गेम समझ लें, रेसिडुअल वैल्यू 500,000। अच्छा एक बात बताएं, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैं कह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, एग्री करते हैं? हाँ भाई, ये बात समझ आ रही है, रेसिडुअल वैल्यू पहले नहीं थी, पहले रेसिडुअल वैल्यू नहीं थी, अब रेसिडुअल वैल्यू आ गई। अच्छा एक बड़ी काम की बात समझ लें यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है,
हार्ड कॉपी इस क्वेश्चन का आपको हार्ड कॉपी क्वेश्चन पेपर जो है वो अभी तक प्रोवाइड किया जा रहा है अलीजा। अब पता नहीं आप लोग अटेम्प्ट तक प्रोवाइड किया जाएगा नहीं किया जाएगा। वैसे अभी तक आईकैप की प्रैक्टिस है, एमएस से भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है और टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज लॉ और टेक्स्ट में भी प्रोवाइड किया गया है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि कुछ अर्से तक तो प्रोवाइड करना चाहिए, अगर अटेम्प्ट ऑनलाइन हो भी जा रही है तो भी ना आईकैप को। सही है, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है, शायद अभी ऑनलाइन हो जाए इस बार से। बट द पॉइंट इज क्वेश्चन पेपर मुझे ऐसा लगता है प्रोवाइड किया जाएगा, मगर हमें तैयारी इस तरह करनी है कि अगर क्वेश्चन पेपर खुदा ना खाता हार्ड में नहीं गिवन है तो हम अंडरलाइन नहीं कर सकते, सर्कल नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे। उसके लिए हमें आपको थोड़ा और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार कर। बाकी मुझे हिसाब से क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना चाहिए आई कैप को, और इनिशियल लेवल में तो बिल्कुल किया जाएगा आई थिंक। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा आपसे, डेफिनेशन कब कैलकुलेट होती है? एक यार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स। तो मैं चाह रहा हूँ उस पर बात कर लूँ, मैं चाह रहा हूँ उस पर बात कर लूँ जी। मुझे एक बात का जवाब दें, डेफिनेशन किस वक्त कैलकुलेट होती है? साल के एसिड के यूज लाइफ के शुरू में या लाइफ के एंड में? लाइफ के शुरू में या लाइफ के एंड में, मुझे बस ये बता दें। हम्म, क्या कहते हैं? डेफिनेशन साल लाइफ के शुरू में कैलकुलेट होती है या लाइफ के एंड में कैलकुलेट होती है? एंड में कैलकुलेट होती है नहीं। सवाल ये है कि लाइफ के एंड में, मतलब एसिड की जब जिंदगी खत्म हो रही होती तब कैलकुलेट करते हैं। मेरे ख्याल से तो डेफिनेशन हम, या डेफिनेशन का एस्टीमेट कब से कैलकुलेट करते हैं? आप लोगों ने कुछ क्लाइंटों पे देखा है कि प्रोपोर्शनल डेफिनेशन मेथड होता है? प्रोपोर्शनेट समझते हैं? मंथ वाइज डेफिनेशन कहीं आपने क्लाइंटों पे देखा होगा, कुछ क्लाइंटों पे ज्यादातर तो फुल ईयर ऑफ परचेज रन ईयर ऑफ सेल होता है, मगर कुछ क्लाइंट आपने शायद ऐसे किए होंगे ऑडिट के दौरान देखे होंगे जिसमें वो मंथली प्रोपोर्शनल डेफिनेशन यूज करते हैं। कहीं ऐसा देखा है आपने वैसे? यस और नो? हाँ, वैसे आसान तो यही है, फुल इन ईयर ऑफ परचेज नन इन ईयर ऑफ सेल। मगर बहरहाल कुछ लोग एक्यूरेट पर्पस के लिए मैनेजमेंट रिपोर्टिंग जहाँ पे स्ट्रांग होती है, जहाँ पे मंथली रिपोर्टिंग होती है या क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है, वहाँ पे ऐसा देखने को आता है कभी कभार कि डेफिनेशन को मंथ वाइज किया जाता है। बल्कि कुछ सवालों में भी पास में आई थिंक आपके कुछ ऐसे सवाल होते थे जिनमें इस तरह से मेरे ख्याल से वो करता था कि आपको कहता था कि आप मंथ वाइज डेफिनेशन कैलकुलेट करें। पास की बात करो जहाँ बिल्कुल कैफ लेवल पे, आई थिंक IS16 के सवालों में। खैर, तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक बात ध्यान में रखनी, डेफिनेशन हमेशा कैलकुलेट होता है, डेफिनेशन एक एस्टिमेट होता है, बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट की बेस पे काम करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है जिसको आपने रिजॉल्व करना है। आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है कि हमने जब ओवरऑलिंग करी तो WDV निकाली? प्लीज मुझे कंफर्म करते जाए, साथ साथ याद देखें। सॉफ्टवेयर में सॉल्व हो रहे हैं मगर कोई टेंशन की बात नहीं, वही चीज सॉल्व हो रही है जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई है यार। सही है, अगर एक अच्छे क्वालिटी का सवाल है इसलिए क्लास में करना जरूरी है कि एक डिफरेंट एंगल से सवाल सॉल्व करना जरूरी है ये। हाँ, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है कि हमने WDV निकाली एट द एंड ऑफ ईयर 2? एट द एंड ऑफ ईयर 2 हमने WDV निकाली, ये बात समझ आई आपको? कि हमने WDV निकाली एट द एंड ऑफ ईयर 2 जो कि आई थी 1166667। अब इसमें हमने ओवरऑलिंग ऐड किया, ओवरऑलिंग में कौन सा ऐड किया? 13 लाख ऐड नहीं किया, 13 लाख को हमने दो बार इन्फ्लेट किया, दो बार इन्फ्लेट किया, 13 लाख को मल्टीप्लाई किया 1.0 की पावर 2 से। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, इन्फ्लेट करने की वजह क्या थी? इन्फ्लेट करने की वजह मैंने आपको बता दी है कि भाई इन्फ्लेट इसलिए किया गया था ताकि आपको परेशानी ना हो। इन्फ्लेट इसलिए किया गया ताकि आपको जो है वो ये एक्यूरेट फिगर आ जाए, क्योंकि जिस वक्त ओवरऑलिंग कराने जा रहे हैं उस वक्त हमारा ओवरऑलिंग की कॉस्ट ज्यादा हो गई होगी। हमने ओवरऑलिंग का रेट आज पूछा है, वो करंट प्राइस लेवल है, आज का रेट है ओवरऑलिंग का। 2 साल बाद जाएंगे तो बोलेगा भाई 2 साल बाद अब महंगाई हो गई है तो अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो हमने ओवरऑलिंग को पावर 2 से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब एक एसेट की नई वैल्यू आ गई, नई जिंदगी आ गई। अब इसमें से डिवाइड बाय 3 नहीं करेंगे, ये गलत किया हुआ है। इसमें से पहले लेस करेंगे रेसिडुअल वैल्यू। अब सवाल ये, रेसिडुअल वैल्यू किस वक्त की चाहिए होगी? मेरा सवाल ये है, क्या एयर 0 की, एयर 2 की या एयर 5 की? मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट करें। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है जरा सोचें। मैं रेसिडुअल वैल्यू जो मैं यहाँ यूज करूंगा, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो मैं एयर 0 प्राइस लेवल यानी कि ये वाली रेसिडुअल वैल्यू यूज करूँ 5 लाख, जो कह रहे हैं कि रेसिडुअल वैल्यू बढ़ के 5 लाख हो जाएगी, या फिर मैं ये वाली यूज ना करूँ, मैं 2 साल बाद जो फिगर बनती है वो यूज करूँ, या फिर मैं वो भी यूज ना करूँ जो एक्चुअली 5 साल बाद बनेगी इन्फ्लेशन लगने के बाद वो यूज करूँ। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, कौन सी वाली रेसिडुअल वैल्यू मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए? जवाब दीजिए। नॉर्मल अकाउंटिंग का सवाल है, ऑब्वियसली BFD के लिए रेलिवेंट है। क्या कहते हैं? गलत बता दें, मसला नहीं है।
गलत बता दें मसला नहीं है, मगर ये कि ट्राई जरूर करें। क्या लगता है अगर मैं डेफिनेशन निकालने जा रहा हूँ, रिवाइज डेफिनेशन निकालने जा रहा हूँ, ओवरऑलिंग के बाद की डेफिनेशन निकालने जा रहा हूँ जी, क्या कहते हैं? अच्छा, ठीक है। देखें, नहीं, एयर जीरो वाली तो नहीं होगी, क्योंकि एयर जीरो पे तो डेफिनेशन कैलकुलेट हो ही नहीं रही, कैलकुलेट एयर जीरो पे हो ही नहीं रही, तो ये वाली फिगर 5 लाख तो नहीं आने की है जो करंट प्राइस लेवल पे। नो नो, एब्सोल्युटली नॉट, नो। अच्छा, 5 साल बाद की फिगर रिकॉर्ड कर लें क्या? 5 साल बाद की फिगर रिकॉर्ड कर लें क्या? बिल्कुल। क्या हम 5 साल बाद की फिगर ऐड कर लें? नहीं, 5 साल बाद वाली फिगर नहीं लेस करेंगे। हमने क्योंकि WDV एट द एंड ऑफ ईयर 2 देखी, हमने ओवरऑलिंग भी एट ईयर 2 देखी, ओवरऑलिंग की भी फिगर हमने ईयर 2 लेवल पे लेके आए ना यार, क्योंकि ईयर जीरो वाली तो काम की नहीं थी, करंट वाली तो काम की नहीं थी, और 2 साल बाद हो रही है WDV ईयर 2 की, ओवरऑलिंग ईयर 2 की, तो जो रेसिडुअल वैल्यू है, जो रेसिडुअल वैल्यू है वो भी हमें कौन सी चाहिए होगी? लाइक टू लाइक का तकाजा ये ईयर 2 वाली चाहिए होगी यार। यानी के 5 लाख नहीं, जिस तरह ओवरऑलिंग को आपने पावर 2 किया था, जिस तरह ओवरऑलिंग को आप ईयर 2 लेवल पे लाए थे, जिस तरह ओवरऑलिंग को आप एंड ऑफ ईयर 2 पे लाए थे, बिल्कुल उसी तरह रेसिडुअल वैल्यू को भी लाइक टू लाइक करने के लिए, लाइक टू लाइक करने के लिए, एप्पल टू एप्पल करने के लिए, लाइक टू लाइक करने के लिए इसको भी ईयर 2 तक लेके आएंगे। माइनस में रख रहे हैं क्योंकि लेस होती है कॉस्ट में से। 561,800, 561,800। क्या ये बात समझ आ रही है? अब आप निकाल लें डेफिनेशन, रिवाइज डेप्रिशिएबल अमाउंट। रिवाइज डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन सवाल की आई थिंक यही है जो हम अभी कर रहे हैं। बाकी आगे सवाल बहुत फ्लैट है, आगे सवाल फ्लैट है, और सॉफ्टवेयर से अब आसानी भी हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, दूसरे स्ट्रक्चर में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? कोई मुनासिब कर देते हैं फॉर्मेट पेंटर से। ठीक है जी। इसको कॉपी कर लिया हमने ताकि हमें परेशानी ना हो। ठीक है जी, डिवाइड डेप्रिसिएशन को हमने कॉपी कर लिया। 688,516। स्ट्रेट लाइन तो सेम आएगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? डेप्रिसिएशन समझ आ गई भाई? डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन के बाद क्या आता है? ये वापस देख लें, देखें पुरानी कॉस्ट ली, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट ईयर 2, ताकि हमारे WDV आ जाए एट ईयर 2, ओवरऑलिंग ऐड की ईयर 2, रिवाइज नई जिंदगी, नई एसेट की नई जिंदगी शुरू हो गई, नई वैल्यू निकल आई ईयर 2, रिवाइज वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू एट ईयर 2 लाइक टू लाइक। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो उसके बाद फिर हमारे पास ये आ गया रिवाइज डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेस्क्राइब वैल्यू माइनस करने के बाद फिर डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसलिए प्लीज यार कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है अभी पूछ लें यार, हाथ के हाथ पूछ लें। बाकी जो लोग
रिकॉर्डिंग रेफर कर रहे हैं, उनके पास मेरा नंबर मौजूद होना चाहिए, नहीं है मेरा नंबर नोट कर लें यार। आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 032122112963। सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, इंडिविजुअली क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये हैंडआउट चाहिए आपको, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको हैंडआउट शेयर कर दूंगा, ये वाला 4.1 4.2 दोनों हैंडआउट शेयर कर दूंगा। ग्रुप में भी हमारे हैंडआउट अवेलेबल होता है, आप कहेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दें, ठीक है, नंबर चाहे तो नोट कर लें। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये आ गया जी रिमेनिंग डिवाइस। अब क्या करेंगे, रेपिटेशन रिकॉर्ड कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट, अब गेन और लॉस एंड डिस्पोजल निकाल लेते हैं। अब गेन लॉस एंड डिस्पोजल उसूली तौर पे आता तो नहीं है, मगर यहाँ आएगा, मगर यहाँ आएगा, क्यों आएगा अभी बताते हैं। कैसे निकालते हैं गेन और लॉस एंड डिस्पोजल? हाँ भाई, गेन लॉस एंड डिस्पोजल कैसे निकालते हैं, वही पुरानी बात है, पहले हम कॉस्ट लेते हैं, उसमें से एक्टिविटी डेबिट माइनस करते हैं। ऐसा ही है, डब्ल्यूडीवी आती है, प्रोसीड से कंपेयर करते हैं, गेन लॉस आ जाता है। जब इसकी कॉस्ट वही चेंज हो गई है, प्लीज यार ये और से देखेगा, ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इसकी ओवरऑलिंग ही मेन इसमें क्रक्स है, बाकी काम इतना मुश्किल नहीं है। सेकंड इसका पार्ट तो बड़ा हलवा निकलेगा, बहुत सुकून से हो जाएगा। जो इसका सेकंड ऑप्शन है ना प्रपोजल 2, वो ज्यादा आसान है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बस एक छोटी सी बात का ख्याल रखना है, बाकी वो ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। जी बताइए, जवाब दीजिए, क्या कहते हैं आप? कॉस्ट कितनी, अब कॉस्ट चेंज हो गई है, कॉस्ट पुरानी और नई ऐड करनी पड़ेगी। 35 लाख अलग, 35 लाख अलग, और ओवरऑलिंग भी की थी ना भाई आपने, अब मेरी बात समझ रहे हैं, ओवरऑलिंग भी की है ना आपने यार, तो गेम चेंज हो जाएगी। प्लस ओवरऑलिंग, इसमें एक्टिविटी डिविजन लेस कर दें, सम लगा लेते हैं, सम लगा लेते हैं, एक्टिविटी डिविजन कर दें, मैं सारा टोटल एक साथ कर रहा हूँ। वो कैपिटलाइज हुआ था ना ओवरऑलिंग का फिगर, याद आ रही है ओवरऑलिंग की फिगर कैपिटलाइज हुई थी, तो डब्ल्यू डी भी निकाल लेते हैं। कंट्रोल डी चलता है भाई, सबसे अच्छी बात है, वरना कंट्रोल डी नहीं चल रहा तो ऐसी तैसी हो जाए। प्रोसीड, अब मुझे बताएं प्रोसीड क्या यही आएंगी या ज्यादा आएंगी? ये गेन और लॉस की वर्किंग किस साल हो रही है, ये गेन और लॉस की वर्किंग किस साल हो रही है, जवाब देंगे? हाँ, ये गेन और लॉस एंड डिस्पोजल किस साल कैलकुलेट हो रहा है, ईयर 2 पे हो रहा है या ईयर 3 पे हो रहा है? हाँ ईयर 2 पे हो रहा है, ईयर 3 पे हो रहा है, कब हो रहा है? ना ये ईयर 2 पे हो रहा है, ना ये ईयर 3 पे हो रहा है, सही कहा आराम, ईयर 5 पे हो रहा है, बहुत प्यारी बात है। तो प्रोसीड जो आपको रेसिडुअल वैल्यू मिलेगी, जो रेसिडुअल वैल्यू मिलेगी, जो रेसिडुअल वैल्यू मिलेगी, वो ये नहीं होगी, 5 लाख नहीं होगी, 5 लाख तो करंट प्राइस लेवल था, ये 5 लाख नहीं होगी, ना वो ये 561,800 होगी, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, नो 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 एब्सोल्युटली नॉट। इस बार जो रेसिडुअल वैल्यू होगी, वो होगी 5 लाख को, 5 लाख को, 5 लाख को, बिल्कुल सही कहा आपने। मल्टीप्लाई करना होगा 1.06 की पावर 5 से, 669,113। 5 साल बाद करंट, करंट करंट का मतलब है कि ये आज का प्राइस लेवल है, ये जीरो का प्राइस लेवल है। गेन और लॉस तो 5 साल बाद निकलेगा, लाइफ के आखिर में निकलेगा। तो गेन कितना आया, मेरे हिसाब से गेन आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है वो कॉस्ट डब्ल्यू जो है वो कम है, स्क्रैप वैल्यू ज्यादा है, तो 123,0911 का गेन आ गया। क्या ये बात समझ आ रही, इतना बड़ा गेन, अच्छा सॉरी, वो 1 मिनट, प्लस नहीं करना ना, माइनस करना। इतना बड़ा गेन कैसे हो गया, मैंने परेशान। 107,314 का गेन आ गया। प्लीज यार इसको देखे, इसमें कोई सवाल है तो मुझे बता दें, इसमें कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे डिस्कस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है भैया।
ठीक है जी, इसको थोड़ा मुनासिब कर दिया, शक्ल वकल अच्छी कर दी इसकी हमने। गेन है, लॉस नहीं है, थैंक्स टू इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है भैया। ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस हो जाएगा अच्छे लेवल पे, खुद ही पेस हो गया अच्छे लेवल पे। देख रहे हैं, कोई आपको फॉर्मेटिंग करनी नहीं पड़ी, कोई आपको इसके अलाइनमेंट बढ़ा के यूं ना करना पड़ा, ये खुद ब खुद इसने देखें ऊपर जाके सही कर लिया। ये अच्छी बात है, आई के सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट हुई है, दैट्स गुड, दैट्स एप्रिशिएबल। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है भाई। तो 107314 ले जाते हैं गेन के तौर पे, सारी कॉस्ट माइनस में आ रही थी, तो गेन और डिस्पोजल हम प्लस में ले जाते हैं, बल्कि कनेक्ट कर लेते हैं वहां से, यहाँ से फॉर्मूला पे कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग सही करें इसकी, फॉर्मेटिंग सही करती, हाँ अब क्या करेंगे जल्दी जल्दी बताएं। गेन लॉस आ गया, अब टैक्सेबल एक्सपेंस निकाल लें। अब इन सेविंग तो इसमें ली नहीं, क्योंकि अच्छा सेविंग ना लेने की वजह मैं वापस बीट कर लेता हूँ भाई, देखें सेविंग दोनों में आएगी ना, उन्हीं यूनिट की सेविंग आएगी जो यूनिट मेरे पास प्रोपोजल 1 में वही प्रोपोजल 2 में होंगे। और मैं कहूँगा कि यार नहीं नहीं, हम में सेविंग लेके सवाल लंबा ना करें, कोई बात नहीं, नेगेटिव आने दें, टैक्सेबल एक्सपेंस आ गया, टैक्सेबल एक्सपेंस आ गया, सम लगा लें। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मुनासिब कर लेते हैं। बॉर्डर वॉर्डर नहीं दे रहा, बॉर्डर नहीं देता, चलो खैर नहीं दे रहा, कुछ की मर्जी भाई, नहीं दे रहा, चलो खैर को बात नहीं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। टैक्सेबल एक्सपेंस आ गया, अब इस पर टैक्स सेविंग लगा लेते हैं। देखें, क्योंकि एक्सपेंस आया तो टैक्स बचेगा, इनकम होती तो टैक्स लगता, एक्सपेंस है तो टैक्स बच गया, एक्सपेंस है तो टैक्स बच गया, मेरी बात समझ आ रही है, टैक्स बच गया, बच गया क्या, टैक्स का रेट है, टैक्स का रेट क्या है 30%, टैक्स बच गया, सेम ईयर में आएगा, मेरी बात समझ आ रही है। देखिए परेशान नहीं होइएगा, आप कहेंगे कि कैसा गंदा प्रोजेक्ट है, नेगेटिव आया जा रहा है, भाई पॉजिटिव हमने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि वो इंडिफरेंट है, क्योंकि दोनों में सेम है। ये कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग में होता था लिमिटिंग फैक्टर का, मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर, पता नहीं आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा, मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर, सही है। ये माइनस में इसलिए करना हूँ ताकि ये प्लस में आ जाए, टैक्स टैक्स सेविंग। तो उसमें ये होता था, हम कॉस्ट को कंपेयर करते थे, मतलब हम उसको जो सेलिंग प्राइस होती थी इग्नोर करते थे, हम कहते थे यार ये तो सेम ही रहेगा, चाहे मैं प्रोपोजल 1 पे जाऊँ 2 पे जाऊँ, भुलकना नहीं है, मैं लिख दूँ वैसे ही सवाल बढ़ा है, लेंथ बढ़ जाएगी। टैक्स सेविंग आ गई 30% के मुताबिक, मेरी बात समझे, हमारा हमारा एक्सपेंस लिखा है, तो एक्सपेंस की वजह से टैक्स बचता है ना, याद है पहले बात हमने की भी है, सेंसिटिव एनालिसिस में याद आ रहा है बात की थी, सेंसिटिव एनालिसिस आगे जाके आएगा, उसमें ही बात होगी, उसमें ही बात होगी, वो इंटरेस्ट पे टैक्स बचता है, ये तो बात की थी ना कहीं हमने, मेरे ख्याल सीपी एनालिसिस में ही बचपन में कॉस्टिंग वॉस्टिंग में कहीं हमने पढ़ा होगा। तो खैर टैक्स सेविंग हमने रिकॉर्ड कर लिया 30% के हिसाब से। अब हम जरा आगे बढ़ रहे हैं, गेम को आगे बढ़ा रहे हैं, टैक्स सेविंग आ गई है, नेट कैश फ्लो। अब अच्छा, अब इसमें फौरन एक काम करना है, फौरन बताएं क्या, फौरन दो काम करने पड़ेंगे, बल्कि एक भी नहीं, दो काम करने पड़ेंगे। एसेट की फिगर में रिकॉर्ड कर लूंगा, मसला नहीं है। जल्दी बताएं, दो काम आसान आसान कौन से होते हैं जो हर सवाल में करते थे इन्वेस्टर बिजल के, अरे भूल गए का, रेसिडुअल वैल्यू हमारे पास ये रही भाई, एसिड की फिगर रिकॉर्ड कर लिए, मसला नहीं है। फौरन क्या करते थे यार, जब से टैक्स आ जाता था, टैक्स के आने के बाद हम चेक करते थे कोई नॉन कैश एक्सपेंस तो नहीं है, अगर नॉन कैश एक्सपेंस हमने टैक्स की कंप्यूटेशन में शामिल किया हुआ है तो उसको ऐड बैक किया जाता था, ऐड बैक किया जाता था, याद आ रही है बात। डेबिशन और गेन को हम ऐड बैक कर देंगे, नहीं गेन लेस होगा क्योंकि गेन ऐड हुआ हुआ है, तो गेन लेस हो जाएगा। क्या ये बातें याद आ रही हैं आपको, हाँ ऐसी कोई बात हमने की थी, माइनस में कर दें, ऐड बैक करें तो इसी का माइनस में कर दें। ये बात समझ आ रही है, डेबिशन ऐड बैक हो गया, और गेन क्योंकि ऊपर ऐड हुआ हुआ था, नॉन कैश है, नॉन कैश है, नॉन कैश है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो गेन यहाँ पे लेस हो गया, गेन यहाँ पे लेस हो गया, एसेट माइनस कर दिया, और कोई चीज रह तो नहीं गई भैया, और कुछ रे तो नहीं गया, स्केलर वैल्यू भी लिख दी, और कुछ रे तो नहीं गया, मुझे कंफर्म करो, और कुछ रे तो नहीं गया भाई, सब कुछ हो गया, हाँ जी सब कुछ हो गया, अब सम कर लो।
नेट कैश। चलो क्या होलिया भी सही करते हैं, अभी इसका होलिया सही करते हैं। डिस्काउंट फैक्टर होलिया अभी सही कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर पकड़ा, ठीक है। बोल्ड हट गया, कोई बात। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? क्लियर है बात? हमें सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें, टेंशन की बात नहीं है। सॉफ्टवेयर इतना मुश्किल थोड़ी है यार, एक्सेल पे ही काम हो रहा है। मगर रजिस्टर का कोई नेमो बदल नहीं है, मेजर काम रजिस्टर पे करेंगे। इस तरह जो सॉफ्टवेयर पे करना होगा मैं आपको करा दूंगा प्रैक्टिस पर्पज के लिए, टेंशन नहीं लीजिएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब क्या करें? नेट कैश फ्लो आ गया, नेगेटिव में आ रहे हैं, आने देने को बात नहीं। जो कम नेगेटिव होगा वो अच्छा हो जाएगा। डिस्काउंट फैक्टर लगा दें, कितने परसेंट? 14% था, 14%। यस, डिस्काउंट फैक्टर डेरिड ऑफ 14%। 1.14। 14 की पावर 1, ये पावर 1 ना, यही करते हैं ना डिस्काउंट फैक्टर में। प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, नेगेटिव में आने दें, कोई मसला नहीं। कैश फ्लो को डिवाइड करना है डिस्काउंट फैक्टर से। अच्छा जी, तो वो कर लेते हैं मुनासिब। फॉर्मेट प्रिंटर इसलिए नहीं करा क्योंकि इस पे डेसिमल में चाह रहा हूँ, बल्कि इसके डेसिमल हमें दिखा देने चाहिए। इसको ही हम मुनासिब कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू। तो एनपीवी कितनी आ रही है? मैंने कहा सेविंग क्योंकि सब में इंकॉर्पोरेट हुई हुई है, दोनों प्रोग्राम में होगी, तो इसलिए रखने का फायदा नहीं है। 18985 958 956। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज रह गई इसमें, एक कॉस्ट तो अपने माइनस ही नहीं की, बताओ क्या एक चीज रह गई? वो बताएगा एक चीज मैंने माइनस होने से रह गई, एक वाकई खर्चा था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। एक चीज ऐसी थी जो हमने वाकई रह गई रिकॉर्ड। बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, कैश फ्लो में नहीं आया, बाकी जगह में इनकॉर्पोरेट हो गया, इधर इस स्ट्रक्चर में नहीं हुआ। वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा रिकॉर्ड हो गया, प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट रिकॉर्ड हो गई, मैनुअल मेंटेनेंस का खर्चा रिकॉर्ड हो गया, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया, गेन ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया, टैक्स भी रिकॉर्ड हो गया, डेप्रिसिएशन एडबैक भी हो गई, गेन भी रिवर्स हो गया, एसेट भी रिकॉर्ड हो गया। एक चीज रह गई, इसमें वो शॉर्टकट नहीं लग रहा एक्सेल के। हाँ सही कहा लीजा ने कि बिल्कुल 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 इंसर्ट कर लेते हैं जी। कहाँ से इंसर्ट होगा? यहाँ से। ये भी एक लर्निंग हो गई ना हमारी। वो भाई इंसर्ट होने दो यार। इंसर्ट क्या करना है जी? रो ऐड। वो शॉर्टकट जो लगते हैं ना एक्सेल के इंसर्ट करने के, वो नहीं लग रहे। ऑटो करेक्ट भी नहीं कर रहा, एक्सेल होता तो ऑटो करेक्ट हो जाता। ओवरऑलिंग कितनी थी? 13 लाख नहीं थी, 13 लाख नहीं थी। कौन से साल आएगी? कौन से साल आएगी ओवरऑलिंग? ओवरऑलिंग कौन से साल आएगी? ओवरऑलिंग ईयर 2 में आएगी, ईयर 2 के आखिर में हुई थी ना। ये रही ओवरऑलिंग एग्जैक्ट, आप वो रिकॉर्ड कर लीजिए। ये रही, माइनस में रिकॉर्ड कर लीजिए। ये सब एक्सपेंस माइनस में रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, सेविंग प्लस में। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? ये फिगर्स चेंज हो जाएंगी मेरे ख्याल से, इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ तक ले जाओ। मगर बाकी कोई काटने की जरूरत नहीं है आपको, ये एक एडवांटेज है एक्सेल पे सॉल्व करने का। ये बढ़ा नहीं।
ठीक है जी, बात समझ आई। 20082093 इस तरह करके सेल ऑफ का प्रोडक्ट देखें अलीजा, एक बात तो ध्यान में रख लें कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये हमने जो काम किया, ये किस प्रोडक्ट का किया है? पीक्यू का किया है। याद है शुरू में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, सवाल आपका अच्छा है। हम पीक्यू की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सही है ना, जो कि बाहर से पहले खरीदा जा रहा था। पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि हम जीएच का काम नहीं कर रहे। जीएच एक प्रोडक्ट है, सवाल में वापस चले आता हूँ। हमें सारा का सारा ये जीएच का डेटा दिया हुआ है, मगर ये बात ध्यान में रहे कि हम ये पीक्यूआर की प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, पीक्यूआर जो कि मटेरियल था वो हम अब खुद बनाना चाह रहे हैं, इन हाउस। इन हाउस जो लिखी ना, इन हाउस करना चाह रहे हैं, ना कि हम बाजार से परचेज करें। तो हमने क्या किया कि मटेरियल को बाजार से खरीदने का बहुत बना लिया। तो सेल तो वैसे भी नहीं आनी चाहिए, प्रोडक्ट फिनिश गुड की सेल तो पहले भी होती थी, अभी भी होगी। तो इससे कोई फिनिश गुड की सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? हाँ, ये जरूर है कि वेंडर से जो मटेरियल पहले खरीदा जाता था वो नहीं खरीदा जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे प्रपोजल 1 हो या 2 हो, गौर से सुनिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रपोजल 1 हो या प्रपोजल 2 हो, गौर से सुनिएगा। सब लोगों से बात हो रही है, प्रपोजल 1 हो या 2 हो, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर हम खुद से अनाउंस बनाएंगे तो जो पैसे हम वेंडर को दे देते हैं वो यहाँ भी पे नहीं करने होंगे प्रपोजल 1 में, और प्रपोजल 2 में भी पे नहीं करने होंगे। तो अगर मुझे सेविंग लेनी चाहिए, दोनों जगह लेनी चाहिए। अब आप इसमें वो भी बताई हुई नहीं है कि एग्जिस्टिंग परचेज कॉस्ट कितनी थी, यानी कि अच्छा सेलिंग प्राइस भी नहीं बताई हुई। चलिए 2 मिनट के लिए मान लें जीएच की सेलिंग प्राइस बताइए, वो भी नहीं बताई हुई। पी क्यू आर की कॉस्ट बताई हुई है, मगर वो अभी की बताई हुई है कि अगर अब कोई शॉर्टेज की वजह से खरीदना होगा तो 550 का मिलेगा। एग्जिस्टिंग वेंडर को कितने पैसे दे रहे थे वो भी नहीं बताया हुआ है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे? चले मैं 2 मिनट के लिए सेविंग ले भी लेता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ यार हमने खुद बना लिया तो हमारी सेविंग आ गई। तो भाई वो जो सेविंग आई है वो कितने रुपए की आई है, इस पे नहीं ले सकता मैं। ये 550 तो शॉर्टेज, अगर शॉर्टेज क्वांटिटी छोटी मोटी क्वांटिटी चाहिए होगी, छोटी मोटी क्वांटिटी की प्राइस है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जब आप छोटा मोटा परचेज करते हो तो आपको महंगा मिलता है, मगर जब आप बल्क में बाय करते हो तो सस्ता मिलता है। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि करंटली जो उसकी परचेज प्राइस होगी ना वो 550 से कम होनी चाहिए। 550 तो उस वक्त है कि अगर आप छोटा मोटा मार्केट में परचेज करने जाओगे, वेंडर की वजह मार्केट में जाओगे, वेंडर के पास नहीं जाओगे। आप यहाँ तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया होता ना हमने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है देखें। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई चीज लेते हो तो वो और सस्ती लेते हो। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है, अलीजा आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, आपका सवाल बहुत वैलिड है। मगर एक और उसकी जस्टिफिकेशन ये भी है कि ना लेने की, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बताया हुआ ही नहीं है कि मेरा एग्जिस्टिंग वेंडर मुझे क्या चार्ज करता था अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं किस बात की सेविंग लूं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक तो सेविंग वैसे भी दोनों प्रपोजल में आनी थी, मुझे पता भी नहीं है, मुझे सेलिंग प्राइस भी नहीं पता, तो जो मुझे पता है मैं उसकी बेस पे काम कर लूँ। मगर सवाल बहुत वैलिड है आपका। अच्छा, अब ये हमारा प्रपोजल 1 कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से प्रपोजल 2 बहुत आसान था, हो जाएगा। इसको मैं पहले कॉपी कर लूँ, क्योंकि पेपर में अगर आपने इसको कॉपी नहीं किया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं वापस रिपीट करूँ, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने कॉपी नहीं किया। अच्छा, गेन और लॉस एंड डिस्पोजल हमने वर्किंग रिकॉर्ड कर ली, ऊपर चेक कर लेते हैं। ऊपर गेन लॉस रिकॉर्ड किया है, हाँ कर लिया हमने। गेन लॉस एंड डिस्पोजल भी रिकॉर्ड कर लिया ना हमने। अब ये बस स्ट्रक्चर नहीं कॉपी किया था, ये हम कॉपी करने जा रहे हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेटिंग कर लेगा खुद ही, आपको खुद फॉर्मेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए ना, खुद ही इसने जगह बना ली अपनी। अब ये जाके एक सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ है, कौन सा? ये वाला प्रपोजल 1 का। ये देखिए, ये प्रपोजल 1 अब जाके कंप्लीट हुआ है। ऊपर से चल रहा था हमारा, अब जाके प्रपोजल 1 कंप्लीट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं साथ साथ ना, मैं चाह रहा हूँ कि एक वर्ड की फाइल में नोट भी करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? पूछ लें। ये काम आप साथ साथ सॉफ्टवेयर में करेंगे ना तो आपको यकीन करें बहुत मजा आने का है, बहुत मजा आने का है। इसमें कोई सवाल है, ये नोट करना है अगर, तो देख लें। मैंने एक्सेल अभी जानबूझ के छुपाया है। 1 मिनट रुकें। अच्छा, एक सवाल है कि इसको रजिस्टर में कैसे लेके जाएं, इसका भी मैं हल बता रहा हूँ आप देखिए। ये जो है ना, और जो जो ऑनलाइन प्रैक्टिस बाद में करेंगे, आखिर के 1-2 महीने जो मैंने आपको कहा है ना, उसमें आपने लग के प्रैक्टिस करनी है। तो उस वक्त इसका तरीकाकार ये होगा कि अगर आप उसको अपना आंसर को नोट करना चाह रहे हैं कि भाई ये मैंने सही किया नहीं किया, और बाद में उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन किया, इसको प्रिंट स्क्रीन, ये स्नैपशॉट लेने का ऑप्शन देता है। देखिए प्रिंट स्क्रीन किया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और एक वर्ड की फाइल में गए, एक नई वर्ड की फाइल बनाई, जैसे मैंने बनाई थी देखिए। इसमें ले आके इसको पेस्ट कर दी, कंट्रोल V। देखे ना, ये पेस्ट हो गया। अब ये बहुत अजीब सा आ रहा है, तो क्रॉप करने का ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करके क्रॉप। देखिए ऊपर क्रॉप आ रहा है, मैंने क्रॉप पे क्लिक किया। ये क्वेश्चन वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ सोल्यूशन रखना है अपना रेफरेंस के लिए। ये जूम का मेरा वो आ रहा है, वो भी मैंने हटा दिया। ठीक है, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया।
गेन ऑन डिस्पोजल तक मेरा रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, याद रहे, मैंने इसको भी छोटा कर दिया। कुछ बेहतर हुआ देख रहे हैं? ठीक है ना, अब ये देखें पेज पे आ गया। तो अब मैं सेकंड फेज में इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी इसी स्नैपशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से कॉपी होके कहीं और पेस्ट नहीं होगा, ये स्क्रीन शॉट के थ्रू ही जाएगा। स्क्रीन शॉट लिया, एनपीवी अंडर प्रोपोजल 1 पूरा लिख लिया। स्क्रीन शॉट लिया मैंने, पेपर में तो ऑब्वियसली ऐसी कोई आपको एफर्ट नहीं करनी होगी। अगेन राइट क्लिक करके क्रॉप पे क्लिक किया, गेन ऑन डिस्पोजल तक ऑलरेडी था, मुझे सिर्फ नीचे वाला स्ट्रक्चर चाहिए, बाकी मैंने हटा दिया, गेन ऑन डिस्पोजल तक ऑलरेडी था, इसको मैं यूँ थोड़ा कर दूँ। सही है, क्लियर है? इस बात समझ आ रही है? प्रपोजल 1 मेरा रेडी हो गया, इसको भी क्रॉप करना चाहें कर देंगे, साइड में बुरा लग रहा है। ठीक है जी, अब प्रपोजल 2 सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है क्या सॉल्व करते हुए? ये समझ में आ गई हैं बातें जो अभी हमने सॉफ्टवेयर पे सॉल्व किया है? ईमानदारी से बताएं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं है? ठीक है, स्लो हो रहा है काम, मुझे पता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम, हमें आदत नहीं है इस तरह करने की, और रजिस्टर हमने तगड़ा बनाना है, ये बात हमने की है। मगर एक वैसे पूछ रहा हूँ मैं कि यार ये फॉर्मूले वॉर्मूले लगाना तो मेरे ख्याल से एक्सेल का काम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात, मैं ऑप्शन 2 कर लूँ, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करूंगा। ऑप्शन 2 जल्दी से देख लेते हैं, ऑप्शन 2 में क्या करेंगे जल्दी से बताएं। चलिए जल्दी से ऑप्शन 2 पे आते हैं। ऑप्शन 2 में क्या चेंज है? ऑप्शन 2 में एक छोटा सा चेंज है। ऑप्शन 2 के लिए देखें मैं क्या करूंगा, कितना आसान हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल मौजूद है बना हुआ, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ। हाँ ये जरूर है कि मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, अब मेरा ऑप्शन 2 यहाँ से शुरू, प्रपोजल 2। अच्छा अब यार देखें, ये एक्सेल मेरे पास पहले से मौजूद था ना, इसकी यार थोड़ा बार बार सेट करना पड़ता है, ये एक इशू है इसका। आई थिंक आई कैप कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा। अच्छा अब देखें, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये एज इट इज रखूँ, इसी में अमेंडमेंट कर दूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लूँ। क्या कहते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाऊँ क्या, या इसी में अमेंडमेंट कर दूँ? इसी में अमेंडमेंट कर दूँ? हाँ इसमें अमेंडमेंट कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं कॉपी करके ऊपर ले गया, एक्सेल तो वैसे ही ग्रामर नहीं देख रहा, डिमांड वही एज इट इज रहेगी। मेरी बात समझ आ रही है? डिमांड एज इट इज रहेगी। अब मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ सिर्फ आपका हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है? डिमांड उसी तरह रहेगी, कैपेसिटी कितनी है? 9,000 है इसकी, याद रहे कैपेसिटी 9,000 है, कैपेसिटी 9,000 है। ये मैंने क्यों लिखा है कैपेसिटी 9,000 यहाँ पे? और डिमांड बढ़ रही है तो बाकी क्या करना पड़ेगा, इसमें एक मसला आएगा, प्रपोजल 2 में मसला आएगा। मेरी कैपेसिटी 9,000 है, जल्दी जल्दी बताएं, इसको खत्म करते हैं बस। कैपेसिटी मेरी 9,000 है, मैंने डिमांड को देखा तो डिमांड मेरी बढ़ गई थी, 75 मिनट से मैंने स्टार्ट किया था। मैं अगेन देखें, अब मैं एडवांटेज ले रहा हूँ सॉफ्टवेयर से, मुझे जो एडवांटेज मिलेगा ना वो अप्रोवल 2 में मिलेगा, कि मुझे ज्यादा वर्किंग करनी नहीं पड़ेगी, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, ढांचा ऑलरेडी बना हुआ है। तो डिमांड वही 75 मिनट थी, 5-5% हमने बढ़ाया था, याद होगा आपको, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई किया था। तो मुझे यहाँ पे एक और फिगर निकालने का मौका मिल गया, आउटसाइड परचेज। एग्री करेंगे, आउटसाइड परचेज यहाँ पे नहीं होगी, एयर 0 पे नहीं होगी, सॉरी 1 पे नहीं होगी, 2 पे नहीं होगी, 3 पे भी नहीं होगी, 4 पे होगी 116 यूनिट्स की। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? डिफरेंस निकाल लूँ, डिफरेंस निकाल लूँ, ये बात समझ आ रही है? ये नया पॉइंट है। बाकी आगे का, यहाँ मुझे रो ऐड करनी है, बुरा लग रहा है, मैं यहाँ रो ऐड कर लेता हूँ, रो ऐड करना में आता है, मसला नहीं है।
थोड़ा लंबा सीन है, शॉर्टकट नहीं लगता, मगर खैर है, प्रैक्टिस हो जाएगी। सही बात समझ आ गई? मैं इस साइड को जानबूझ के नहीं छेड़ रहा, क्योंकि यहाँ तो सवाल आएगा ना पेपर में भी, इस साइड को मैं जानबूझ के नहीं छेड़ रहा। अभी नहीं है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, ये आईकेप में फिक्स हुआ हुआ है विंटर 20 का पेपर। मगर मगर आप मेरा पॉइंट समझे ना, इस फिगर इसको नहीं छेड़ना। मैं ऐसे करेंगे तो हमारे लिए, हाँ अगर हार्ड में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो फिर मैं कहता हूँ फिर आप ऐसे कर लो, अगर हार्ड में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। बट अगर हार्ड में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, जो कि आगे जाके शायद नहीं होगा अवेलेबल, मैं समझता हूँ अभी शायद इनिशियल लेवल पे आईकेप कर दे प्रोवाइड, जैसे बाकी जगहों में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें ख्याल करना होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये हो गई बात हमारी, हाँ। अच्छा अब स्ट्रक्चर चेंज करना है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर दें। वेरिएबल कॉस्ट में फॉर्मूला लगा हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर दें। 400 की जगह कितनी हो गई है, ख्याल रखिएगा, मैं अमेंडमेंट करने जा रहा हूँ, ना गलती हो जाए। 400 की जगह 380 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। मैं फॉर्मूले में गया, फॉर्मूले में 400 लिखा हुआ था, फॉर्मूले में 400 लिखा हुआ था, ये देखें फॉर्मूले में मैं 380 कर दूं, इन्फ्लेशन वही लगेगा, इन्फ्लेशन चेंज नहीं है, 1.06 की पावर दिस, सही है, और यूनिट भी सेम रहेंगे ना यार, सिर्फ इसको 380 करना है। कैलकुलेटर पे चाहो तो चेक भी कर लो, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ भाई, यही फॉर्मूला मैंने एज इट इज इस्तेमाल कर लिया। 380 इंटू 1.06 इन्फ्लेशन का रेट पावर दिस, ये 1 2 3 वो इतना चलता रहेगा, इंटू यूनिट्स। यूनिट्स कौन से, डिमांड, ये डिमांड यूनिट्स नहीं है, ये वो है क्या नाम है, या इसको ऐसे कर लूँ मैं और आसान करने के लिए, एक नया रो बोलो तो ऐड कर लेता हूँ। ये हो जाएगी इन हाउस प्रोडक्शन। एक मिनट रिस्क नहीं लेते, आपके लिए मैं और आसान करूँगा, टेंशन ना लें, आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए बैठे हैं। तो हम, ये डिमांड आ गई, प्रोडक्शन आ जाएगी, ताकि आपको परेशानी ना हो, बिल्कुल रिस्क खत्म हो जाए। यहाँ प्रोडक्शन सेम रहेगी 7875, यहाँ की प्रोडक्शन सेम रहेगी 8268, यहाँ की प्रोडक्शन सेम रहेगी, मगर यहाँ प्रोडक्शन हो जाएगी 9000 और यहाँ हो जाएगी 9000, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला हमारा इससे कनेक्ट हुआ है, इससे कनेक्ट करने के बजाय इससे प्रोडक्शन से कनेक्ट कर लेते हैं। D7 से हुआ है ना, D3 से हुआ है ना, D4 से कर लेते हैं। ये बात समझ आ रही है, D4 से कर लेते हैं, D4 देख रहे हैं, मैंने इससे कनेक्ट करा दिया, F2 चलता नहीं है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ये देख रहे हैं, D4 से कनेक्ट करा दिया, प्रोडक्शन से कनेक्ट करा दिया, और इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। आखिरी टाइम में फायदा हो गया ना, 9000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन 9000 से मल्टीप्लाई होगी ना प्रोडक्शन तो। अच्छा यहाँ पे एक रो और ऐड करनी पड़ेगी वेरिएबल कॉस्ट के बाद, प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट से पहले एक कॉस्ट और, एक रो और ऐड कर देंगे। कौन सी रो ऐड कर देंगे, बताएं बताएं आपको, जो पिछली दफा जरूरत नहीं थी, नौबत नहीं आई थी, बस यही इसमें एक्स्ट्रा बात है, बाकी ये ज्यादा आसान है। आउटसाइड परचेज, आउटसाइड परचेज, आउटसाइड परचेज ऐड कर दें, शाबाश जल्दी से। आउटसाइड परचेज नहीं होगी, जीरो जीरो जीरो, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगी। कितने का आउटसाइड परचेज था भाई, 550 रुपये का मिला है आउटसाइड परचेज, इनकेस ऑफ शॉर्टेज 550 का मिला है। देखिए फॉर्मूला लगाने में दिक्कत नहीं हो रही है हमें, ये इतना मुश्किल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करोगे। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई गलती है, मुझे बताएं क्या गलती है इस फिगर में, एक गलती है, कोई मुझे बताएगा क्या है, बहुत ही संगीन गलती है, सीरियस गलती है, एग्जामिनर की हट जाएगी, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, बताएंगे क्या। माइनस का साइन लगाना मसला नहीं है, वो मैं लगा देता हूँ यार, इसके अलावा बताओ। चंदा और बताएं क्या मसला है, माइनस का साइन तो मैंने लिख दिया, और क्या गलती है इसमें, एक संगीन गलती है, जुर्म है, क्राइम है, मेरे नजदीक एक क्राइम है इसमें, बताएं 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 प्लीज, देखें सवाल इंपॉर्टेंट है। ओ बाबा ये 550 जो है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, बोल्ड से लिखा हुआ है यार, बिल्कुल सही कहा आप, करंट प्राइस, ईयर जीरो प्राइस लेवल। गलती नहीं करनी हमने, गलती नहीं करनी, बड़े हो गए अब हम, गलती नहीं करनी हमने, की पावर फोर, नाउ दिस इज द राइट आंसर, नाउ दिस इज द राइट आंसर, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, गलती नहीं करनी हमने। अच्छा यहाँ आउटसाइड परचेज 572 है यार, बता भी नहीं रहे तुम लोग यार, मैं गलती कर रहा हूँ।
421,006। ठीक है जी, इसको तमीज से लिखना, हमने थोड़ा तरीके से लिखना है। यहाँ गए, होम पे गए, फॉर्मेट प्रिंटर की झाड़ू पकड़ी और यहाँ झाड़ू फेर दी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट में क्या चेंज आएगा? बहुत मामूली से चेंज आएगा, सिर्फ पहले दफा चेंज करना है। 70,000 इंटू 12 करना है बस। देखिए कितना स्ट्रक्चर बने बने होने से क्या फायदा, बस 90 को 70 कर दें और ये कॉपी पेस्ट कर दें बस। ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट में भी यही करें कि 12 लाख कर दें बस, और फिर कॉपी पेस्ट। 1380 था, उसको 12 लाख कर दें, कॉपी पेस्ट, ताकि पावर लग जाए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? देखिए मुश्किल बात नहीं है, स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, फॉर्मूला भी लगा हुआ है, तो यूटिलाइज करें ना यार। अच्छा, डेफिनेशन यहाँ बहुत आसान है, यहाँ डेफिनेशन बहुत आसान है, कोई ओवरऑलिंग नहीं है, कोई गेम नहीं है। ओवरऑल डेफिनेशन कैसे निकलेगी? 5 मिलियन परचेज कॉस्ट है, यूजफुल लाइफ 5 साल है, स्क्रैप वैल्यू 1 मिलियन है, तो डेफिनेशन एक दफा निकाल लेते हैं। 5 मिलियन माइनस में होगा ना भाई, 5 मिलियन देख लें प्लीज गौर से यार, माइनस 1 मिलियन, यही होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, आसान सी बात है, वो रोलिंग वगैरह की वजह से वर्किंग दिखाई थी मैंने, पेपर में टाइम भी नहीं होगा ना। 8 लाख स्ट्रेट लाइन है, कोई ओवरऑलिंग बीच में नहीं आ रही, एज इट इज कर दें। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा? जवाब दें, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा या नहीं आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आता ना, क्या गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा? जवाब दें यस और नो, या जीरो कर दो, इसको खत्म कर दें कहानी। इसकी जरूरत नहीं है भाई, ये सारा रिमूव, इसकी जरूरत नहीं। हाँ, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा, जवाब दें। इस रो को डिलीट करके देखते हैं, डिलीट होगी? डिलीट हो रहा है, नहीं हो रहा? ये बहुत दूर जा रहा है, इसको डिलीट करने की कोशिश करो। इंटायर कॉल हो गया जी। हाँ भाई, क्या गेन लॉस एंड डिस्पोजल आएगा? जवाब तो दें। जी आ सकता है। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 5 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 4 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा हुआ है माशाल्लाह, पहले से लगा हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा हुआ है पहले से, ये देख रहे हैं फॉर्मूला, ये लगा हुआ है, ये नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा स्क्रैप वैल्यू क्या सेम 1 मिलियन ही रहेगी क्या? क्या रेसिडुअल वैल्यू 1 मिलियन ही रहेगी क्या? रेसिडुअल वैल्यू में मसला है ना यार, ये 1 मिलियन पे भी क्या लिखा हुआ है ऊपर? मेरी बात समझ आ रही? करंट लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है, क्या करेंगे इसको भी? 1 मिलियन, बल्कि फॉर्मूला लगा हुआ था ना, सॉरी। 1 मिलियन 1.06 की पावर 5 इज इक्वल टू लगाना मैं भूल गया हूँ, नाराज हो रही है, एक जीरो ज़्यादा लग गया। कितना गेन आ गया? 33822। ये मेरी बात समझ आ रही है भाई, गेन क्यों आया? अब आप बोलेंगे सर पहले दिन डेप्रिसिएशन निकालते हुए क्यों नहीं किया? पहले दिन डेप्रिसिएशन निकालते हुए इसलिए नहीं किया, डेप्रिसिएशन जब निकलती है साल के शुरू में निकलती है, उस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट होता है उस पर निकलती है, उस वक्त जो स्क्रैप वैल्यू अवेलेबल होती है उस पर निकलती है। उस वक्त जो स्क्रैप वैल्यू अवेलेबल थी वो 1 मिलियन थी उस वक्त। डेप्रिसिएशन 80 ऑनवर्ड शुरू हो जाती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो मंथली बेस पे शुरू हो जाती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बात समझ आ रही है? गेन क्यों आया? ओ बाबा, गेन इसलिए आया क्योंकि स्क्रैप वैल्यू में गेम हो गई, स्क्रैप वैल्यू जो है हमारी बढ़ गई इन्फ्लेशन की वजह से। ये ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है जी माशाल्लाह, स्ट्रक्चर बनाने से फायदा ये हुआ, ये ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है। देख रहे हैं, ये ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है। कहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है? L10 से कनेक्ट हुआ हुआ है। L10 कौन है जी? L10 ये रहा, ये रहा L10, ये रहा L10। ठीक है जी, गेन आ गया, स्ट्रक्चर बना हुआ है, टैक्सेबल एक्सपेंस आ गया, टैक्स सेविंग आ गई। देख रहे हैं कितना फायदा हुआ? डेप्रिसिएशन एडबैक भी हो गया, गेन खुद ही लेस हो गया, ऑटोमेटिक काम हो गया, ऑटोमेटिक काम हो गया। ओवरऑलिंग कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, जीरो कर दें, हटा दिया, डिलीट कर दिया। एसिड की फिगर मौजूद है, एसिड 5 मिलियन का आया इस बार भाई, इसको चेंज कर दिया, 5 मिलियन कर दिया। और स्क्रैप वैल्यू अगेन देखें, वहां से कनेक्ट हुई है, ऑलरेडी कनेक्ट हुई है, देख रहे हैं आप? ये फॉर्मूले से कनेक्ट करने से फायदा क्या हुआ हमें? फॉर्मूले से कनेक्ट करने से फायदा क्या हुआ हमें, ये देख रहे हैं आप? फायदा ये हुआ कि ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है। ये देखें, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है, L8, ये देखें।
ठीक है। तो फायदा हो रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर में काम करने से कुछ टाइम बच रहा है ना यार। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है, मगर मैं समझता हूँ कि टाइम भी बच सकता है। ठीक है, बल्कि सही है 394। ठीक है जी, डिस्काउंट फैक्टर लगा दिया 188। क्या बात है जी, ऑटोमेटिकली सारा काम हो गया। अब बताएं कौन सा बेहतर है। बोतल टू में हमें टाइम नहीं लगा, आपने नोट किया। बोतल टू में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आपने नोट किया। अच्छा एक मिनट, पहले गेन लॉस एंड डिस्पोजल कर ले नोट, नहीं रहना जाए। बोतल टू खुद ब खुद सेटिंग कर ली इसने, आप देख सकते हैं खुद ब खुद सेटिंग कर ली। मैं जानबूझ के ये फिगर नहीं, ये जगह नहीं छेड़ रहा, ताकि जब कुछ पेपर अवेलेबल ना हो तो उस वक्त के लिए भी हमें आसानी हो। कुछ पेपर अवेलेबल होगा तो आप इसको बढ़ा कर सकते हैं, मसला नहीं। और बाकी आप इसको कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया मेन वर्किंग में तो खामा खाई में गेम खराब हो जाएगी, मार्क्स काट देगा वो, मार्क्स ही नहीं देगा। बताएं कौन सा प्रपोजल बेहतर है, जहाँ माइनस कम होगा या जहाँ ज़्यादा होगा। कौन सा प्रपोजल बेहतर है जी, जवाब दें। उसको हमें कोई काम नहीं है, एक्सेल को छुपा दें हम, ऊपर ले गए हम एक्सेल को। प्रपोजल टू में देख के मुझे बता दें कि कौन सा प्रपोजल बेहतर है, वन बेहतर है टू बेहतर है, जल्दी बताएं। वन में आ रही है 20 मिलियन की एनपीवी, टू में आ रही है 18 मिलियन की, मगर दोनों ख्याल है दोनों नेगेटिव है। पॉजिटिव वाली बातें दोनों में सेम थी, हमने इग्नोर करी, दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब प्रपोजल टू। तो या नेगेटिव, ये नहीं समझे कि नेगेटिव एनपीवी है, वो सेविंग हमने इनकॉर्पोरेट नहीं की, कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। अब इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ तो कैसे कॉपी करूंगा। मैंने प्रिंट स्क्रीन पे तो क्लिक किया, प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करके प्रपोजल टू पे गया। पहले मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से मुझे अलग अलग करना चाहिए। भाई समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना सॉफ्टवेयर यूज करना। जी, क्या कहते हैं। चलिए मैं अजान के बाद बात करता हूँ, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें, इसको नोट कर लें प्लीज़। फिर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन का क्लास एंड करें।
अच्छा जी, क्लियर है बात। हमें एक छोटी सी बात इसमें कर दूं। देखें यार, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करना चाह रहा हूँ बीइंग अ बीएफडी टीचर। एक बात ध्यान में रखिएगा, बीएफडी की जो अप्रोच है ना वो बड़ी डिफरेंट है। बीएफडी में आप अगर नोट करेंगे ना, हर पिछला टॉपिक आपको कहीं ना कहीं अगले टॉपिक में हेल्प करता नजर आए। और दूसरा एक और मसला बीएफडी के साथ जो कॉमन है, आप बच्चों से बात करें बीएफडी के जितने स्टूडेंट जिन्होंने आज तक पेपर दिए, इनफैक्ट जिन्होंने पास भी कर लिया, आप उनसे बात करके पूछे ना, तो वो आपको बारे में सब एक बात कॉमन बताएंगे। वो ये कहेंगे बीएफडी मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, इस पर इख्तलाफ हो सकता है बीएफडी कितना मुश्किल है। हो सकता है कोई कहे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम लोग ऐसे कहेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे एवरेज है, बहुत सारे लोग कहेंगे एवरेज है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार बिलो एवरेज है, हो जाता है। मगर वो सारे लोग एक बात पे मुत्तफिक होंगे, और वो ये है कि बीएफडी का पेपर लेंदी आता है। सही है ना? हर बंदा आपको जो जो पास भी हो चुका वो बोलेगा यार मैंने भी पूरा नहीं किया था, मेरा भी 80-85 का हुआ था, कोई बोलेगा 90 का हुआ था। इनफैक्ट जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट है हमारा, जो दिसंबर 22 में जिस बच्चे का मेरिट आया, और दिसंबर 21 में भी हमारे जिस बच्चे का मेरिट आया, दोनों ने बोला कि सर हमारा पेपर पूरा नहीं हुआ था। मेरा अपना पेपर पूरा नहीं हुआ था, मेरा भी अलहमदिल्ला पहली में बीएफडी निकल गया था। तो कहने का मतलब है कि बीएफडी में एक तो ये है कि यार हर चीज एक दूसरे कनेक्टेड है। एक तो मैंने वो डायनामिक बताया, दूसरा मैंने बताया कि यार ये पेपर लेंदी आता है। अब इन दो बातों को अगर मैं मिलाऊं ना, तो इन दोनों बातों से एक चीज तो तय हो गई कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना एक चीज और चाहिए। एक तो कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बगैर तो काम ही नहीं करता। हो तो किसी भी पेपर में आप इनफैक्ट एसपीएम भी पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है ना, वो ये है कि यार यहाँ पे ना प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पिछले टॉपिक कॉन्सेप्ट जो अगले जगह या बहुत सारी जगहों में या मल्टीपल जगहों में या बेक वक्त 4-5-8-10 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, वो आपको नहीं पता चल सकेगा, वो फ्लेवर नहीं मिल सकेगा अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे तो जो लोग प्रैक्टिस करके जा रहे हैं उनके साथ टाइम मैनेजमेंट का मसला आ रहा है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो फिर तो आप सोचें आपके साथ क्या होगा। कोई अगर एवरेज बच्चा 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करे तो आपसे शायद 70 का होगा, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपका हाथ खुल जाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बीएफडी का जो कोर्स है ना, ये टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। इसकी अप्रोच बहुत डिफरेंट है। अगर आप उसको बीएफडी को लेट से आप किसी और पेपर की अप्रोच से पढ़ेंगे ना तो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, एसपीएम में हम कम एफर्ट करके पेपर पास कर जाते हैं कभी कभार, एसपीएम में हम कम आवर्स इन्वेस्ट करके पेपर पास कर जाते हैं, वो अप्रोच आप बीएफडी में नहीं लगाइएगा। ये सोचें कि यार मैंने बीएफडी जो है वो भी 50 घंटे या 40 घंटे या 60 घंटे या 80 घंटे या 100 घंटे में पढ़ के पास कर लेना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। तो बीएफडी के आपको लेक्चर नजर आएंगे ना, तो उसमें लेक्चर में दोनों बातें नजर आएंगी। अगर हमारा पोर्टल देखते हैं तो आपको हमारा कॉन्सेप्ट नजर आएगा, फिर कॉन्सेप्ट का छोटी छोटी इलस्ट्रेशन नजर आएंगी, फिर इलस्ट्रेशन के बाद कुछ क्वालिटी क्वेश्चन नजर आएंगे, फिर आईकैप नजर आएगा। अब ये सारा काम कराना जरूरी है। मैं चाहूँ तो जान छुड़ा लूँ, 30-40 घंटे में मेरे ख्याल से मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट बीएफडी के कवर हो जाएंगे। मगर वो 30-40 घंटे में अगर मैं कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा तो प्रैक्टिस कौन करेगा भैया? तो मेरा ये कहना है कि आपसे बार बार जो बात है, अब देखें प्रैक्टिस जहां पे जितने लेवल पे हो रही है ना मैं करा रहा हूँ। रीसेंट अटेम्प्ट मैं कराऊंगा, अभी तक मैंने जितनी पिछले अटेम्प्ट गुजरी है सब करा दी है। इस अभी जो विंटर तेज का पेपर है ये भी मैं आगे जाके करा लूंगा। सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस आपके सामने है, मैंने आज शुरू करा दी और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस पर ऑलरेडी कंटेंट बना हुआ है हमारा सॉफ्टवेयर पे, ठीक ठाक बना हुआ है। वो आगे आहिस्ता आहिस्ता रिलीज भी होता रहेगा, जिनका फुल एक्सेस मौजूद है उनके पास पहले से मौजूद भी है। ठीक है। और भी कल भी मैं एक लाइव सेशन रखूंगा, उसमें भी ये सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोगों ने कल भी आना है, देखो कल का सेशन मिस नहीं करना। तो कहने का मतलब है कि यार अगर लेंथ बढ़ रही है ना कोर्स की किसी वजह से, कि आप कह रहे हो यार सर का कोर्स 200 घंटे का हो रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक है कि मैं कॉन्सेप्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले सवालों पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं जनरल प्रैक्टिस पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं रिसेंट अटेम्प्ट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं थ्योरी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। थ्योरी की भी प्रैक्टिस मैं क्लास में करा रहा हूँ यार। थ्योरी की भी प्रैक्टिस आप लोगों से फीडबैक ले, थ्योरी के सवाल पूरे पूरे लिख के सॉल्व करा रहा हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस पे भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब इतनी ज्यादा चीजों में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो फिर जाहिर सी बात है कोर्स थोड़ा सा आपको नजर आएगा। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, मैंने एक चीज नोट की है, आई डोंट नो ये क्यों होता है ऐसा। अच्छा, मेरे साथ भी पहले होता था, मुझे लगता था शायद मेरे साथ एक इशू है, मतलब जब मैं स्टूडेंट था। मगर अब मुझे लगता है कि नहीं यार, वो मेरे साथ इशू नहीं था, मैं खामा खा में सोचता था। वो इशू क्या था कि मुझे मेरे एक टीचर थे, वो होमवर्क देते थे। सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ, खालिद पेटी वाला साहब, आप लोगों ने आई डोंट नो नाम सुना नहीं सुना, पहले वो बड़ा पढ़ाते थे। अब आजकल जाहिर थे उन्होंने लिमिट कर दिया। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने उनसे पढ़ा हुआ है। सर खालिद पेटी वाला अलम अकेडमी में पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं। आई थिंक लिमिटेड कर दिए, कैफ लेवल को पढ़ा रहे होते हैं। सीए फाइनल को पहले टेक्स्ट पढ़ाते थे, मैंने उनसे टेक्स्ट पढ़ाया। और 2014 में जब मैंने ये सारा मॉड्यूल पढ़ना शुरू किया था, तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टीचर है, लेजेंडरी टीचर है। कितने सारे टीचर्स के टीचर हैं, मेरे भी टीचर हैं, बाकी और टीचरों के भी टीचर हैं। तो वो हमें होमवर्क देते थे टेक्स्ट का, तो मैं नहीं सॉल्व कर पाता था। अच्छा, क्लास में जो वो सॉल्व कराते थे वो मैं फौरन फौरन सॉल्व कर लिया करता था, जो वो होमवर्क देते वो मैं सॉल्व नहीं कर पाता था। जाहिर सी बात है, उस वक्त मैं पढ़ाता भी था, खुद भी पढ़ाता था, अब मैं भी काम करता था, सीए फाइनल के पेपर भी दे रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब रिवाइज करने बैठे थे तो बड़ा अफसोस होता था कि यार सर ने होमवर्क दिया था, मैंने होमवर्क नहीं किया। अच्छा, मजे की बात ये, वो बाद में जब बात कभी नहीं आती थी, मतलब जब कोर्स खत्म होने के बाद रिवीजन का टाइम आता था ना, तब लग होता था कि यार अब तो सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो पूरा कोर्स पढ़ लिया। उस वक्त ये होता था कि भाई कुछ टॉपिक अच्छा है, पक्का है, मैं क्या होमवर्क सॉल्व करूँ, फंस जाऊंगा, टाइम आया होगा।
फिर मैं सोचा था बाद में जब पूरा कोर्स पर रिवाइज कर लूंगा फिर सॉल्व करूंगा, मैंने उसको भी सॉल्व नहीं किया। मतलब जो रह गया वो रह गया। तो जो होमवर्क के क्वेश्चन होते थे जो टीचर क्लास में करा दिया करता था वो सॉल्व कर लिया करता था मैं, होमवर्क के क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं होते थे। नहीं, ये नहीं वजह होती थी कि मुझे आता नहीं था, ये वजह होती थी कि यार मैं पहले तो कॉन्फिडेंट नहीं होता था, फिर सोचता था कि यार जब कोर्स कवर हो जाएगा फिर कर लूंगा, फिर मैं सुस्ती के मारे नहीं करता था, मैं कहता था यार इतना प्रेशर है, बीएफडी पढ़ना है, मैक पढ़ना है, ऑडिट का पेपर भी होता था, उस वक्त 4 पेपर होते थे मॉड्यूल एफ के, बीएफडी, ऑडिट, मैक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब चला गया, और ये टैक्स। तो मैंने कहा यार टैक्स को आखिर में, तो कहने का मतलब है कि वो नहीं सॉल्व कर पाता था। अब मैंने ये चीज जब मैंने स्टूडेंट्स को अपनी किताब के अंदर होमवर्क के क्वेश्चन दिए तो मुझे एंड तक फीडबैक ये मिला कि सर वो होमवर्क के क्वेश्चन तो हमने नहीं सॉल्व हो पाते क्योंकि टाइम ही नहीं होता। तो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन में कुछ लिमिटेड बहुत अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं वो मैंने क्लास में कराने शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि थोड़ी पोर्टल की लेंथ और बढ़ गई हमारे पास। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि यार एक तरफ तो मुझे ये भी आइडिया है कि यार हमारे पास 200 घंटे का कोर्स हो गया है, ठीक है, ठीक है, आपको हफ्ते में 5-6 लेक्चर लेने पड़ते हैं, मगर दूसरी तरफ आपको ये बात भी समझनी होगी कि यार जो आप मेरे साथ कर रहे हो ना वो आप फिर भी कर लोगे, जो मैं नहीं कराऊंगा ना वो आप खुद से नहीं करोगे। ठीक है, ये मैं आपको तजुर्बे की बता रहा हूँ। 2014 में मैंने अपना आपको सिनेरियो बताया, जब मैं खुद बीएमडी पढ़ा था, आज 2023 हो गया, 2024 आ गया, 2024 बैच के लिए मैं बैठा हूँ। तो 10 साल ऑलमोस्ट गुजर गए और हालात आज भी वही है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट उस वक्त भी बिजी था जब मैं पढ़ता था, आज भी बिजी, आज तो और ज्यादा बिजी, आज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो प्लीज यार इट्स जस्ट डोंट इग्नोर एनीथिंग विच इज पार्ट ऑफ अवर कोर्स, just don't ignore any question which is part of our course, just don't ignore any video which is part of our course। लोग आखिर तक मुझसे पूछते हैं सर ये बता दे क्या चीज छोड़ी जा सकती है, मैं आखिर तक ये बोलता हूँ कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है। एंड दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक और शिकायत स्टूडेंट को कभी कभार होती है कि सर वो कभी ऐसा होता है सर हम ना वो 2 घंटे की वीडियो या 1.5 घंटे, 2 घंटे की तो नहीं होती, 1.5 घंटे की वीडियो एक साथ लेना ना पॉसिबल नहीं होता, आप इसको तोड़ दें वीडियो। अच्छा मैं तोड़ दूँ, आधे घंटे की वीडियो कर दूँ तो क्या होगा? तो क्या होगा पता है, फिर आज 1.5 घंटे का लेक्चर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। आज आपको एक वीडियो लेके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उस वक्त आपको एक वीडियो, एक आधे घंटे की वीडियो से वही सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी और बाकी 2 वीडियो रह जाएंगी। यानी कि ह्यूमन एक नेचर है कि यार आप जब एक वीडियो खत्म कर लेते हो ना तो आपको लगता है यार आज हमने बहुत काम कर लिया, बहुत तीर मार लिया, वो चाहे लेक्चर की वीडियो आधे घंटे का लेक्चर हो या 1.5 घंटे का लेक्चर। तो उससे क्या होगा कि अगर आप आज फिर भी कुछ ना कुछ करके अपने आप को बिला फुसला के हफ्ते में 5-6 लेक्चर ले लेते हो तो उस केस में क्या होगा, 5-6 लेक्चर नहीं होंगे, 5-6 वीडियो लेने के बाद आपके 2 या 3 लेक्चर होंगे। तो बाकी लेक्चर कब कवर होंगे भाई, फिर वो पेंडिंग लेक्चर में बात जाएगी। तो देखिए पहले पास्ट में क्या होता था, फिजिकल क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में ये होता था कि बच्चा 6-6:30 बजे क्लास आता था, 10 बजे तक क्लास अटेंड करता था, फिर 10 बजे के बाद अगर फर्म जाना होता तो फिर वापस जाता था, यानी कि 6:30 से 10 वो कमिटेड होता था, 6:30 से 10 वो बिल्कुल टीचर के सामने होता था। बीच में नमाज ब्रेक हो गया वो अलग बात है, 20-25 मिनट का नमाज ब्रेक हम दे दिया करते थे। तो क्वालिटी 3 घंटे तो बच्चा देता ही देता था। तो आज भी हम आपसे 3 घंटे क्वालिटी के मांगते हैं, 3 घंटे पूरे भी नहीं मांगते यार, 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर है, चलो मोटे मोटे करने का 2.5 घंटे लग जाते होंगे किसी को, 2.5 पौने 3 घंटे लग जाते होंगे, मगर आप ये देखो कि उस टाइम से आज इस टाइम में कितनी सहूलत है, आने जाने का टाइम बच गया, आने टाइम जाने की कॉस्ट बच गई, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, आने जाने की थकन बच गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी थकन, कि यार आप आते थे फर्म से थके आ रहे, टीचर भी थका आ रहे, चलो टीचर की तो मोटिवेशन है, टीचर कहता था नहीं यार पढ़ाना है, हम कहते थे नहीं यार लोगों बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या है। बट स्टूडेंट के लिए भी होता था कि यार इतने हम सुबह फर्म के काम करके आ रहे हैं, अब क्या क्लास में जो है ना टीचर को देखें और 3 घंटे पढ़ा, मगर वो बैठते थे, फिर उसके बाद 10 बजे वापस भी जाते थे कुछ बच्चे फर्म। तो माय पॉइंट है कि यार जितनी आसानियां हो रही है ना उतना हम पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आप एक बात ध्यान में रख लें, आपने जिंदगी में एक बार ढंग से बीएफडी के लेक्चर लेना है, एक दफा। 80-100 घंटे के 2-3 बार लेक्चर लेने से बेहतर है एक दफा ढंग से 200 घंटे के लेक्चर ले लें आप, तरीके से, और रजिस्टर तगड़ा बना लें, रजिस्टर तगड़ा बना लें, और आप देखें आपको एक बहुत अच्छा एक फील महसूस होगा। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेड, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, आज आपके साथ बहुत सहूलतें हैं, टीचर आपके पास व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। हमारे टाइम पे यार हम टीचर का, हमारे पास किसी टीचर का नंबर नहीं होता था, किसी टीचर का नंबर बड़ी मुश्किलों से मिलता था तो हमें यकीन नहीं आता था यही वाकई टीचर का नंबर है, और मिल भी जाता था इनकेस तो ऑब्वियसली से टीचर इतने बड़े बुजुर्ग होते थे हमें अच्छा भी नहीं लगता था उनसे सवाल करें, और आज हमने तो आपको अपना नंबर दे दिया कि आपको जिस टाइम मैसेज करना है करें यार, हम तो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं 24 आवर्स के अंदर अलहमदुलिल्लाह, बल्कि उससे पहले ही रिस्पॉन्स आ जाता है क्योंकि आजकल क्वेरीज वैसी कम है, पेपर कितनों में ज़्यादा होती है उसमें भी कोशिश होती है कि नहीं यार सेम डे या नेक्स्ट डे निपटा दें, कोई मतलब इसको आपको किसी भी असिस्टेंट के रेमो करम पे या बिल्कुल ही आपको जो है ना लावारिस ना छोड़ा जाए। तो प्लीज़ यानी इन सारी बातों को देखें, रिकॉग्नाइज करें और प्लान करें। बाकी कल भी इंशाल्लाह एक सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, इसी तरह सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करेंगे एक और सवाल को, ठीक है। बाकी कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी पूछना है पूछ लें, असर की नमाज का भी टाइम हो गया मेरे ख्याल से, हम आज इसको यहीं पे ही एंड करते हैं। मैं वापस अपना नंबर लिख रहा हूँ, किसी को कोई सवाल हो मुझसे रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन हो, कोई इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, या प्रीवियस किसी सवाल में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, प्रीवियस किसी लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, आप मुझे
व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी रिस्पॉन्ड करता आया हूँ, आज आइंदा भी रिस्पॉन्ड करता रहूँगा। ठीक है, चलें यहीं तक मिल रखते हैं। कल फिर इंशाल्लाह हम रखेंगे, कल की मैं टाइमिंग आपको शेयर कर देता हूँ, कल भी इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली इसी टाइम हम क्लास रखेंगे। ठीक है, चलें अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।